हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 8 कक्षा 12वीं के इतिहास का, जिसका नाम है जी किसान, जमींदार और राज्य। ठीक है, आपके सामने जो है ये पीडीएफ ओपन है और आप देख सकते हो पूरी पीडीएफ जो है वो लाल पीली हो रखी है। वैसे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, सेम चैप्टर में जो है वो नोट्स के साथ भी अपलोड करूंगा। मैं इस चैप्टर के एमसीक्यू भी अपलोड करूंगा और मैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा, जिसका बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं। ठीक है, बट चैप्टर को बुक से करना अलग चीज़ होती है बिल्कुल। अगर देखो, अगर मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 चाहिए ना, तो बुक से करना मस्ट है। अगर ये बात तो पता ही है बच्चों को, अगर आपको 72 75 मार्क्स चाहिए ना, तो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करके जाओगे ना। अब ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वैल्यू क्या है। ठीक है मैक्सिमम बच्चे तो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखने ही आते हैं और मेरे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मांगने आते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि फुल मार्क्स चाहिए तो चैप्टर करना इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चों को रीड करने में बहुत दिक्कत आती है। एक वर्ड समझ नहीं आता तो वो छोड़ देते हैं, तो इसलिए ऐसी दिक्कत ना हो, इसी के लिए मैं पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत सारे यूपीएससी के लिए भी एस्पिरेंट जो है वो देखते हैं, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। चलो जी, चैप्टर शुरू कर देते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो बच्चों के सामने मतलब यही पूछेंगे बच्चे मेरे से कि ये बताओ कि सर ये जो पूरी लाल पीली कर रखी है पीडीएफ, ये हमको कहाँ से मिल सकती है। तो ये आपको हमारे हमारे यानी आपकी और मेरी दोनों की वेबसाइट पे, मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर मान लो बाई चांस यहाँ ना मिले, जब ये वीडियो अपलोड हो रही हो और यहाँ पर पीडीएफ ना मिले, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन पॉइंट स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाके जो है डायरेक्टली मिल जाएगी आपको पीडीएफ, मेन पॉइंट स्टडी 12th आर्ट्स। ठीक है, फाइल के ऑप्शन में जाओगे तो मिल जाएगी पीडीएफ डायरेक्ट वहाँ पर। वैसे पहले आप वेबसाइट पे चेक करना। चलो जी, तो चैप्टर का नाम है जी किसान, जमींदार और राज्य। एक बात तो आपको पता चल गई कि बेसिकली है ना, इस चैप्टर में कहीं ना कहीं हम किसानी के बारे में, खेती के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है, सर खेती तो सर हमारे हड़प्पा के टाइम में भी होती थी, क्या तब से पढ़ने वाले हैं? नहीं, बेसिकली इस चैप्टर में है ना हम कृषि समाज के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच के टाइम के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सर 16वीं और 17वीं शताब्दी, पहले तो मैं बता दूं 16वीं शताब्दी जो होती है वो 1501 से लेकर 1600 तक होती है, बच्चों को ये भी नहीं पता होता। और 17वीं शताब्दी जो होती है वो 1601 से लेकर 1700 तक की होती है। ठीक है, और इसी टाइम में जो है आपको पता है कि मुगल साम्राज्य भी था। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में जो है भारत में कृषि समाज कैसा था, हम कौन सी टाइप की फसलें उगाते थे, किसानी कैसे करते थे हम, और बड़े किसान, छोटे किसान, गांव में जो है वो मुखिया कौन होता था, है ना, क्या जात पात होती थी, क्या भेदभाव होता था या नहीं होता था, ये चीज़ें देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि मुगल ने कैसे हमारे ग्रामीण समाज को अफेक्ट किया। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है हम जो कृषि उत्पादन करते थे उसमें से कुछ पार्ट जो है वो टैक्स मिलता था मुगलों को, तो इसलिए मुगल बहुत इंटरेस्टेड थे हमारे फार्मिंग में, है ना, क्योंकि उस समय तो मैक्सिमम लोग फार्मिंग करते थे, खेती करते थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुगलों ने भी बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, इम्पैक्ट डाला है हमारे एग्रीकल्चर पे। उसी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो जी चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच के टाइम के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आपको पता है कि इस टाइम जो मैक्सिमम लोग हैं, 85% लोग हैं, वो ज़्यादातर गाँव में रहते थे। और गाँव में आपको पता है दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो छोटे किसान होते हैं, एक बड़े किसान होते हैं। छोटे किसान यानी छोटे खेतीहर, बड़े किसान यानी भूमिहर संप्रभात, जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है। अब ये दोनों है ना, आपको पता है कि कृषि उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी में दावा करते थे, मतलब ये दोनों के दोनों उत्पादन वगैरह में एक बहुत अहम भूमिका निभाते थे। और इन्हीं के सहयोग से, प्रतियोगिता से, संघर्ष से जो है रिश्ते बनते थे, और यही रिश्ते जो है वो पूरे गांव के समाज को बनाते थे। मतलब आप ये कह सकते हो कि गांव को बनाने में, या गांव के अंदर जो भी चीज़ें होती थी ना, वो हमारे छोटे किसान और बड़े किसान के बीच में ही, आपस में ही, इन्हीं से जो है वो सारी की सारी मिलती जुलती थी। ठीक है, इन्हीं के आसपास जो है वो सारी चीज़ें घूमती थी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मान लो छोटा किसान है, छोटा किसान बड़े किसान के ज़मीन पे काम करता था। अब वो काम जो है, अगर मान लो उसे बड़े किसान से दिक्कत है, तो वो काम अच्छे से नहीं करेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा, है ना? तो कहीं न कहीं गाँव में दिक्कत आएगी, फिर जो मुगल है उसकी भी दिक्कत आएगी। तो इस बेसिकली जो है वो कहीं न कहीं एक-दूसरे से, ये बड़े किसान और छोटे किसान बहुत आपस में जुड़े हुए थे, और यही जो है वो गाँव का समाज बनाते थे। ठीक है? बट एक और चीज़ है जो कि हमारे ग्रामीण दुनिया को जो है वो अफ़ेक्ट करती थी उस समय, और वो थी भारी ताकतें। और यहाँ पर भारी ताकतें किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है मुगल साम्राज्य की, या मुगल राज्य की। आपको पता है कि मुगल का ज़्यादातर जो आमदनी का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, वो कृषि उत्पादन से आता था। जो उत्पादन करते थे, उस पे जो टैक्स देते थे, उससे जो है वो मुगल पूरा का पूरा अपना राज्य चलाते थे। ठीक है? और जो मुगल राज्य है, उन्होंने 4-5 बंदों को बिठा रखा था। पहला, राजस्व निर्धारित करने वाले, जो ये बताते थे कि एक ज़मीन पे कितना टैक्स बनता है। दूसरा, टैक्स वसूलने वाले, राजस्व वसूलने वाले। और तीसरा, हिसाब किताब रखने वाले कि इस बंदे ने इतना टैक्स दिया, इस बंदे ने इतना टैक्स दिया। और ऐसे बंदों को अपॉइंट करके ना, ये पूरे के पूरे ग्रामीण समाज पे नज़र रखते थे, या काबू करने की कोशिश करते थे। ठीक है? और ये बेसिकली एंश्योर करते थे, तसल्ली करते थे कि जो खेतों की जुताई है वो ढंग से हो रही हो,
कर जो है वो समय पे मिलता रहे, ये मेन काम था मुगलों का, ये इंश्योर करना। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, पहले तो बहुत सारे किसान जो है ना, वो बेसिकली ऐसी फसलें उगाते थे जिन फसलों को बेसिकली वो खा सके, और खा के उनका जो है वो मतलब चल सके, खा सके। मतलब ज़्यादातर किसान ऐसे थे, छोटा लैंड होता था, खेती करी, उगाया, फिर खाया, उगाया खाया, ये होता था। बट उसमें से फिर बहुत सारे किसान ऐसे भी हो गए जो उत्पादन करते थे, और उनके उत्पादन की, उनकी फसलों की बिक्री होती थी। और जब बिक्री होती थी उससे ही फिर, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कॉटन, उस समय जो कपास उगता था ना, कपास को ऑब्वियसली बात है खाएगा तो नहीं, वो रुई को खाएगा थोड़ी ना, बेचेगा वो। और बेचने से फिर क्या होता है, व्यापार होता है। व्यापार होता है तो फिर मुद्रा भी कहीं ना कहीं, है ना, मनी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। गांव फिर बाजार बनने लगते हैं, और गांव जो है वो बाजारों से जुड़ने लगता है। ठीक है। और फिर शहरों से जुड़ने लगता है, बाजार तो फिर शहरों में है। तो फिर गांव और शहर में बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो कनेक्शन बैठ गया, किसकी वजह से, क्योंकि जो फसलें हैं उनके व्यापार की वजह से। ठीक है, चलो जी। अब आ जाते हैं, हमारा पहला टॉपिक है किसान और कृषि उत्पादन। ठीक है। आपको पता है कि हमारा जो किसान है वो हर टाइप के मौसम में जो है वो अलग अलग काम करता था, है ना। मतलब किसान जो है उसको सारे काम करने पड़ते थे, और उसके किसान के काम क्या क्या थे, जैसे ज़मीन की जुताई करना, बीज बोना, फसल पकने का इंतज़ार करना, और फिर उसकी कटाई वगैरह करना। ये तो काम वो करता ही था। इसके अलावा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में भी वो शरीक रहता था जो कि कृषि पर आधारित थी, जैसे चीनी बनाना। अब चीनी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, गन्ना चाहिए। गन्ना कहाँ उगता है, खेतों में। तेल बनाना, जैसे सरसों, सरसों का तेल है, उसको बनाने के लिए आपको सरसों चाहिए, कहाँ उगता है, खेतों में। तो कहीं ना कहीं जो किसान है पूरे साल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेतों के ही काम में पूरी तरह से इंगेज रहता था, है ना। चाहे वो अपने खेत को डायरेक्टली देखभाल करना हो, खेत की कटाई है, फसल को उगाना, है ना, बीज बोना, ये काम है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे कि शक्कर वगैरह बनाने या तेल वगैरह बनाने के काम में ही रहता था, वो भी कहीं ना कहीं खेती से रिलेटेड, अभी अभी बताया। अच्छा। नेक्स्ट चीज़ है कि ना, जब भी हम सोचते हैं कि जी 16वीं और 17वीं शताब्दी का जो है, अगर हम उस टाइम की बात करें तो सब कुछ है ना, हम खेती से जोड़ देते हैं कि जी पूरे भारत में खेती खेत थे और तो कुछ था ही नहीं। जबकि ये बात गलत है। मैक्सिमम इलाका जो था उस समय, बहुत सारा इलाका ऐसा भी था जिस पे खेती होती थी, पर उससे ज़्यादा इलाका ऐसा था जो बहुत ज़्यादा एरिया ऐसा था जो कि सूखी ज़मीनें होती थी, विशाल बड़े बड़े मतलब पहाड़ियों वाले इलाके थे, है ना, जहाँ पर खेती नहीं हो सकती थी। ठीक है। और कुछ ऐसे भी थे जिसपे जंगल घिरा हुआ था। तो बेसिकली बताने का ये वाले पैराग्राफ का मोटिव ये बताना है कि उस समय ना हमें ये नहीं सोचना चाहिए पूरा भारत जो है वो किसानी किसानी करता था, खेतों, सब कुछ पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ खेती खेत, ऐसा नहीं था। उस समय और भी ज्यादा जो है वो भौगोलिक विविधताएं थी भारत के अंदर। इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए, इस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए 16वीं और 17वीं शताब्दी में जहां तक देखो खेती ऐसा नहीं था। जंगल भी था, पहाड़ भी थे, पठार भी थे, सब कुछ था, बट मैक्सिमम लोगों का आप कह सकते हो व्यय जो है वो खेती से चलता था। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आता है। नेक्स्ट है स्रोतों की तलाश। अब सबसे पहली बात आती है, सर अभी अभी आपने बोला कि सर मुगल होते थे, मुगल टैक्स लेते थे, ये लेते थे, वो, सर आपको कैसे पता? बता रहा हूँ ना। अब देखो मेरे को कैसे पता, बेसिकली ना हमें उस टाइम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है 3 चीज़ों से मिलती है। पहली बात तो ये आपको पता है, किसान अपने बारे में खुद तो नहीं लिखता था, ये बात तो आपको पता है। अच्छा, किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखता था, फिर हमें किसानों के बारे में पता कैसे चला? किसान अपनी बारे में खुद नहीं बताता था, तो इसके इसी की वजह से 16वीं और 17वीं शताब्दी के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमें उस टाइम के जो ऐतिहासिक ग्रंथ थे, या जो भी दस्तावेज थे, वो सारे के सारे मुगल दरबार की निगरानी में लिखे जाते थे। और ऐसा ही एक दस्तावेज जो था जिसका नाम था आईने अकबरी, है ना। एक मार्क्स में मार्क कर लो कि आईने अकबरी किसने लिखा था? अकबर के दरबारी ने लिखा था, जिसका नाम था अबू फजल। और ये जो अबू फजल था, उसने जो आईने अकबरी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई कि खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए, ठीक है, राजस्व की नुमाइंदगी द्वारा करों की उगाही के लिए, राजस्व व ग्रामीण जो सत्तापोषों यानी जमींदारों के बीच में रिश्तों के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे, उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया था। मतलब, इसका मतलब कि जुताई के लिए जो जो काम जुताई के लिए बेसिकली इसका मतलब क्या है कि सिंचाई जो होती है ना, सिंचाई और जुताई के लिए, है ना, और जो जो काम जो है वो मुगल साम्राज्य ने किए थे, या मुगलों ने किए थे, या टैक्स बढ़ाने के लिए टैक्स कितना लिया जाता था, जमींदारों के साथ क्या रिलेशन था, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो आईने अकबरी में लिखी है। तो आप ये कह सकते हो कि आईने अकबरी से भी हमें 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में जो कृषि समाज था उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। बट आईने अकबरी में एक दिक्कत है। सर दिक्कत, यस। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ आईने अकबरी के बारे में जो कृषि समाज, आईने अकबरी में जो कृषि समाज के बारे में लिखा है उसकी क्या सीमाएं हैं? तो इसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत है आईने अकबरी की, कि जो दूसरे शब्दों में किसानों के बारे में जो भी हमें आईने अकबरी से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। ठीक है, यही बात लिखी हुई है कि आईने के लेखक यानी अबू फजल के मुताबिक मुगल साम्राज्य के खिलाफ कोई भी बगावत या किसी भी किस्म
की स्वायत्ता सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। मेरे कहने का मतलब ये है कि बेसिकली आईन अकबरी में कोई भी नेगेटिव चीज़ें लिखी नहीं गई थी मुगल साम्राज्य के बारे में। तो हमें जो भी जानकारी मिलती है ना, वो बेसिकली पॉजिटिव ही मिलती है। ठीक है? मेरे कहने का मतलब उस समय के किसी भी बड़े आंदोलन, किसी भी ऐसे आंदोलन जो कि मुगल साम्राज्य के बारे मतलब बहुत किसानों ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ किया था, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता ये। ऑब्वियस सी बात है, अब राजा के खिलाफ आप कुछ बोलोगे तो वो तो लटका नहीं देगा क्या? अगर लटका नहीं देता इसको, तो इस वजह से ये एक सीमा है इसकी, ठीक है? और सर और क्या डेटा है जिससे हमें कहीं न कहीं 16वीं और 17वीं शताब्दी में हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है? तो मैं आपको बता दूँ कि 18वीं जो सदी थी उसके अंदर गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान से हमें बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं। उससे भी हमें पता चलता है कि जो सरकार है वो कैसे जो है वो अपनी आमदनी का विस्तृत जानकारी देता है कि उनकी किस-किस टाइप की खेती थी, किससे कितना पैसा आता था, इस एरिया से इतना आता था, इस एरिया से इतना आता था, तो उससे भी हमें जानकारी मिलती है। तीसरा, इसके अलावा ऐसा कौन-सा स्रोत था जिससे हमें जानकारी मिलती है 16वीं और 17वीं शताब्दी के भारत के बारे में? तो वो मिलती है ईस्ट इंडिया कंपनी के से। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय? यस। याद रखना 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो देख लेना, ये वाला क्वेश्चन आता है। 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी और उसको जो ट्रेड करने की परमिशन है वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने दी थी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर क्लियर हो गई। तो इससे भी हमें कहीं ना कहीं जानकारी वगैरह मिलती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्रोत से भी हमें जानकारी मिलती है भारत के ग्रामीण समाज के बारे में, 16वीं और 17वीं शताब्दी के समाज के बारे में। नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारा किसान और उनकी ज़मीन। तो मैं आपको बता दूं, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोतों से हमें पता चलता है कि आमतौर पे जो किसान होते थे ना, उनको रैयत वर्ड का यूज़ करके बुलाया जाता था। एक किसान होता था तो उसको रैयत बोला जाता था, बहुत सारे किसान होते थे उसको रियाया बोला जाता था। ठीक है? या उसको मुजारियान भी बोला जाता था। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था और जो बहुत बड़े किसान होते थे उनको असामी कहा जाता था। ये तो आपने सुना होगा ना, यार ये तो बहुत बड़ी असामी है, तो बहुत अमीर असामी है। तो बेसिकली अमीर का मतलब भी असामी होता है, बड़ी बातचीत वाला बंदा। ठीक है? तो जो बड़े किसान होते थे उनको असामी कहा जाता था, छोटे किसान को रैयत, एक किसान है रैयत, बहुत सारे किसान है रियाया कहा जाता था, या उनको मुजारियान भी बोल दिया जाता था। ठीक है? और अब बात करते हैं कि उस समय कितने टाइप के किसान थे। तो उस समय जो है वो 2 किस्म के किसानों की चर्चा होती है। कौन-कौन से? एक तो है खुदा काश्त और एक है पाही काश्त। अरे! ये क्या हो गया? पेन कैसे नहीं चल रहा है यार? एक खुदा काश्त, अरे! एक बार जस्ट अ सेकंड, मैं इसको पहले यहाँ लगा देता हूँ। चलो, एक तो होता था खुदा काश्त होता था और एक होता था पाही काश्त। पता नहीं यार ये क्या हो रहा है? हेलो, हेलो। तो ठीक है, मेरा पेन चल क्यों नहीं रहा? चलो, कोई दिक्कत होगी, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। जस्ट यहाँ एक काम करते हैं इसको, जस्ट अ सेकंड एक बार देख लेते हैं, ठीक है? अब देख लेते हैं। चलो चल रहा है, ठीक है, इस पे चल रहा है। माफ़ी चाहूँगा, मैंने मतलब 2-3 मिनट ले लिए। तो खुदाकाश क्या होता है? वो किसान जो अपने ही एरिया के अंदर किसानी करते हैं। इसका मतलब मान लो मेरा एक गाँव है, मैं उस गाँव के अंदर मेरा छोटा-सा लैंड है और मेरा छोटा-सा लैंड भी नहीं है उस गाँव के अंदर, मैं अपने ही गाँव के अंदर काम कर रहा हूँ दूसरे की ज़मीन पे, तो मैं हूँ खुदाकाश। और दूसरे लोग होते थे पाही काश्त। पाही काश्त लोग वो होते थे जो दूसरों की ज़मीनों पे जाकर दूसरे गाँव में जाकर काम किया करते थे। ठीक है? मतलब दूसरे गाँव में जाकर काम किया करते थे। ठीक है? खुदा काश्त तो सर समझ आ गया। वह लोग जिनके गाँव में ज़मीनें होती थी और जो अपनी ज़मीनों पे या दूसरे की ज़मीनों पे गाँव के अंदर ही काम करते थे। सर पाही काश्त का मतलब जो दूसरे गाँव में काम करते थे। और सर दूसरे गाँव में जाने के मोटिव क्या होते थे उनके? तो ये क्वेश्चन भी आपको आता है कि जो कुछ लोग ऐसे होते थे जो मर्ज़ी से आते थे, मर्ज़ी से जाते थे पाही काश्त। जैसे कि अच्छा क्यों जाते थे मर्ज़ी से? मान लो टैक्स वगैरह की शर्तें, उनको कर वगैरह की शर्तें अच्छी लग रही हो, या उनसे कम टैक्स वगैरह वसूला जा रहा हो वहाँ पर दूसरी ज़मीनों पर। साथ में उनको मान लो बेहतर सैलरी वगैरह मिल रही हो, तो इस वजह से पाही काश्त बन जाते थे बहुत सारे किसान। और कुछ मजबूरी में बन जाते थे पाही काश्त। जैसे मान लो उनके इलाके में अकाल पड़ गया हो, भुखमरी पड़ गई हो, आर्थिक संकट आ गया, तो अपना इलाका छोड़ना पड़ेगा ना उनको। तो ये भी कभी-कभार दिक्कत आती थी जिसकी वजह से उनको अपना इलाका छोड़ना पड़ता था। ठीक है? अब आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट है कि सर जैसे आपने बोला असामी वर्ड का एक यूज़ किया। मान लो उस समय जो है क्या कोई फ़िक्स्ड डेफ़िनेशन थी असामी की? मेरे कहने का मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कि मान लो किसी के पास 1 करोड़ है तो वो अमीर है। पूरे भारत में क्या सेम डेफ़िनेशन है 1 करोड़ होना अमीर की? नहीं, अलग-अलग जगह है, अलग-अलग क्राइटेरिया है। वैसे ही उस समय जो है ना किसानों का भी असामी कहलाना अलग-अलग होता था। मतलब अमीर किसान है ना अलग-अलग जगह पे अलग-अलग कहा जाता था। मैं इसका एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ पहले। कि जैसे कि मान लो हमारा इलाका है गुजरात। गुजरात में अगर किसी बंदे के पास 6 एकड़ की ज़मीन है ना, वो बोला जाता था कि बढ़िया किसान है, समृद्ध किसान है, असामी है ये। दूसरे एरिया की बात करें बंगाल में, अगर किसी के पास
5 एकड़ ज़मीन होती थी तो उसको एवरेज किसान माना जाता था, ठीक है? और 10 एकड़ ज़मीन होती थी तब उसे अमीर समझा जाता था, असामी माना जाता था। तो बेसिकली एरिया टू एरिया वैरी करता था कि जो है वो असामी कौन होगा, बड़ा किसान कौन होगा, अमीर किसान किसे माना जाएगा। वैसे मैं बता दूँ मैक्सिमम जो भारत का एरिया था ना, वहाँ पर तो बहुत सारे मैक्सिमम भारत, उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम किसान तो ऐसे थे जिनके पास 1 जोड़ी बैल नहीं था और 2 हल तक नहीं थे। मैक्सिमम किसान इससे नीचे ही आते थे। ठीक है जी, ये बात हमें क्लियर हो गई। और साथ में इस वाले में ये बता रखा है कि हमारे जो भी किसान थे ना उस समय ना अपनी जो ज़मीन की हदें होती थी, सर ज़मीन की हदें यानी बाउंड्री, मान लो मेरा खेत है ये, तो मैं ये मेरी बाउंड्री हो गई ना, तो इस बाउंड्री पे वो क्या करते थे, कभी ईंटें लगा देते थे, है ना? कभी कांटे वगैरह बिछा देते थे। तो इसमें ये बताया गया इस पैराग्राफ में कि जब आप पुराने टाइम में 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब आप गाँव में जाते हो तो देखते हो कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो टुकड़े हो रखे हैं गाँव के खेतों के, ऐसे, 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 है ना? ऑब्वियस सी बात है, अपना-अपना एरिया गाँव का खेतों का डिसाइड करेंगे ना, तो ये बात बोल रखी है। अब आ जाते हैं जी बॉक्सेस पे, मेन मोटिव तो यही है। इस वाले बॉक्सेस में क्या लिखा हुआ है? किसान बस्तियों का बसना और उजड़ना। तो हमारा जो हमारा तो नहीं, बाबर जब भारत के अंदर आया ना, बाबर ये देख के बड़ा चौंक गया और उसने ये बात जो है उसके बाबरनामा में भी नोट है। क्या है बाबरनामे में, क्या लिखा हुआ है ऐसा कि जो हिंदुस्तान में बस्ती और गांव दरअसल शहर के शहर एक लम्हे में ही वीरान हो जाते थे और कब एक ही लम्हे में बस जाते थे। तो बेसिकली जो ये है ना हमारा बाबर, ये देख के बड़ा चौंक गया कि यार कल तो पूरा का पूरा गांव एकदम से खाली था, एकदम से पूरा गांव भर गया, या एकदम से पूरा गांव भरा गया था अगले दिन ही खाली हो गया। ये देख के बड़ा वो हो गया, यार एकदम से खाली कैसे छोड़ देते। इसका मेन मोटिव मैं बताता हूँ। बेसिकली जिस एरिया से जो है वो बाबर आया था, अब आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, वैसे आएगा नहीं क्वेश्चन, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में खासकर अगर आप यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर करें तो आपको पता होना चाहिए कि बाबर कहाँ से आया, जन्म कहाँ हुआ था उसका। जिस जगह से आया था वो सेंट्रल एशिया था, अब मैं कंट्री का नाम नहीं बताऊंगा। सेंट्रल एशिया से आया था, वहाँ पर जो था उसको इतना ज़्यादा बेसिकली ये उसने इतना नहीं देखा, उसने देखा था यार किसी एरिया में रिसोर्स थे तो वहीं बस जाओ। अब भारत तो पहले ही बढ़िया इलाका था, मेरे कहने का मतलब भारत में हर जगह जो है वो उस समय मानसून, राजस्थान के इलाके को छोड़ दे, 2-3 इलाकों को छोड़ दे तो मानसून भी अच्छा था, बारिश वगैरह का बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था। तो हमें क्या है कि एक जगह बसने का कोई वो नहीं था, क्योंकि हमें, मैं आपको बता दूं, जो बाबर था वो ये भी देख के जो हैरान था कि यहाँ पर जो है ना लोग जो है वो जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर उनको पानी खोदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा क्यों नहीं पड़ती थी हमको पानी के लिए खोदने की ज़रूरत? क्योंकि बारिश के पानी से हम खेती करते थे। हमारे यहाँ जो एरिया, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी थी, ठीक है? तो लोग जो थे वो एकदम से आ जाते थे, एकदम से चले जाते थे, ठीक है? और जो ज़्यादातर लोग जो है ना वो जंगल वगैरह, झोपड़ियाँ, जंगल के अंदर ही झोपड़ी वगैरह बना देते थे और पूरा शहर का शहर खड़ा कर देते थे, है ना? या पूरा का पूरा गाँव का गाँव खड़ा कर देते, या पूरा गाँव जो है वो एकदम से हट जाता था। तो बेसिकली यही था कि हमारे पास थोड़े रिसोर्सेज़ वगैरह ठीक-ठाक थे और कोई दिक्कत आती थी तो एक साथ उजड़ जाते थे और एक साथ आ जाते थे, है ना? तो यही है, आएगा नहीं है पैराग्राफ में, बस ये बता रखा है आपको, ठीक है ना? चलो। सिंचाई की तकनीक है, तो ये बात तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम लोग जो उस समय खेती करते थे ना, खेती का जो प्राथमिक काम था, उद्देश्य था, वो पेट भरना था। ज़्यादातर जो किसान खेती करते थे ना, वो इसलिए करते थे ताकि अपना पेट भर सके, ठीक है? और इसलिए रोज़मर्रा के खाने की ज़रूरतें जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार आदि की फसलें जो है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। जिस इलाके में 24 इंची, अच्छा 24 इंच कितना होता है? 24 इंच होता है लगभग-लगभग 100 सेंटीमीटर, लगभग-लगभग। तो अगर आपके इलाके में 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आप वहाँ पर चावल की खेती कर सकते हो। आपको पता है ना, डोरेमोन देखा होगा बचपन में। डोरेमोन वो देखा है, वो चावल की खेती करते हैं, तो वो घुटनों तक जो होता है, पैरों तक के पानी में बीज डालते हैं, है ना? धान का वो डालते हैं, चावल का, राइस का वो। तो ये क्या दिखाता है? ये बताता है कि 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा से के एरिया के अंदर, जहाँ 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है या 40 इंच से ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर आप चावल उगा सकते हो। जहाँ पर कम बारिश हुआ करती थी, 40 इंच से, वहाँ पर ज्वार, गेहूँ, बाजरा, ये सारी की सारी खेती जो है वो प्रचलित थी, ठीक है? भारत, आपको पता है कि मानसून जो है वो भारतीय कृषि की रीढ़ था। बट ऐसे इलाके जहाँ पर बारिश कम आती थी या ऐसी फसलें जिनको बारिश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, इसके लिए सिंचाई वगैरह का हमने वो भी कर रखा था, जुगाड़ कर रखा था सिंचाई का। और मुगलों को भी पता था कि भाई आप अपने को अगर प्रोडक्शन अच्छा चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन उगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी फसलें उगे जिनको पानी चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता दूँ गन्ने की फसल भी एक तरह की जो है वो फसल थी जिस पे ज़्यादा टैक्स लगता था। तो अगर आपको गन्ने की फसल उगानी है तो आपको पता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए। और मुगलों को भी पता था कि अगर गन्ने की फसल उगवानी है तो पानी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, इसलिए मुगलों ने भी बहुत सारे जो है, आपको बता दूँ कि बहुत सारे नहरें वगैरह बनाई हैं, जिसमें एक शाह नहर भी है जो कि और उसने बनाई थी। मैं ये बॉक्स बताऊँगा मैं आपको, बट पहले नीचे आ जाते हैं। एक शाह नहर थी जो इसने बनाई थी, शाहजहाँ ने बनवाई थी, शाह नहर पंजाब के अंदर बनवाई थी। ठीक है? अब थोड़ा-सा ऊपर आ जाते हैं दोबारा से। ये बता देता हूँ मैं।
ये है ना सिंचाई का 2 तरीके बता रखे हैं, ठीक है? तो सिंचाई उस समय जो होती थी 16वीं और 17वीं शताब्दी में 2 तरीके से करी जाती थी। एक तो रहट की संरचना। अच्छा, रहट की संरचना, ये रहट क्या होता है? बेसिकली लाहौर के अंदर दिलालपुर एक जगह थी। दिलालपुर के अंदर क्या होता था, गाँव के अंदर लोग क्या करते थे, ऐसे कुआँ हो गया, कुएँ के अंदर ऐसे बाल्टियों को वो बनाते थे और बाल्टी ऐसे ऊपर की तरफ जाती थी और यहाँ पर ऐसे बॉक्स लगा देते थे और सारा पानी इसमें इकट्ठा होता था, फिर ऐसे नहरों की मदद से जो है वो खेतों तक जाता था। दूसरा ऐसे बाल्टियों के, जैसे आगरा के चंदावर या बयाना की जगह की बात करूँ जो आज उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर क्या होता था कि लोग जो है वो बाग और बाल्टियों से सिंचाई वगैरह वगैरह करते थे। तो मतलब सिंचाई का भी अलग अलग तरीका था। ये भी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट लगे ना, करा तो मैं सारा रहा हूँ, है ना? बट फिर भी अगर कोई बॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं लगता मैं करवाऊंगा वो भी, बट मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ठीक है? तो सिंचाई का ये तो समझ आ गया। तंबाकू का प्रसार ये इंपॉर्टेंट है, बट इससे पहले मैं ये बता देता हूँ, ठीक है? और साथ में इसमें मैंने अंडरलाइन भी कर रखना, नहीं कर रखना वो भी कर देता हूँ, ताकि डायरेक्टली हाथों हाथ आपको पीडीएफ ही मिले सीधा, ठीक है? तो आपको पता है कि ज़्यादातर जो खेती का काम होता है वो एक मेहनत कशी काम होता है, ठीक है? बट जो हमारे किसान थे उनको पता था कि यार अगर मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत अगर लगती थी उनको, तो वो क्या करते थे, पशु बल पर आधारित करते थे। ज़्यादातर काम ऐसा करते थे वो जिसको पशु से करा जा सके। आपको पता है ना वो क्या करते थे, अपने जैसे बैल हो गए, बैल के पीछे हल बांध दिया करते थे, ठीक है? और हल पे है ना जो है वो हल के अच्छा, हल जो है वो हल्का होता था, है ना? क्योंकि लकड़ी का हल होता था। बट उसके आगे है ना वो क्या करते थे, छोर जो है वो लोहे का बनाते थे, ताकि नोकीले और धार से बना बिल्कुल लोहे की फाल होती थी, लगाकर आसानी से बनाया जाता था। और जिससे वो जो मतलब वो मतलब अब देखो इतना भारी नहीं है वो कि बिल्कुल ज़मीन में धँस जाए, क्योंकि अगर ज़मीन में धँस जाएगा तो वो पूरी नमी खत्म कर देगा, ठीक है? जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी बचती रहती थी। इसका मतलब है कि अगर मान लो अगर आप भारी आपका हल होगा, तो पूरा ज़मीन में नीचे चला जाएगा, इसकी वज़ह से मिट्टी की जो है वो नमी खत्म हो जाएगी, है ना? बट वो क्या करते थे, पूरा का पूरा हल जो है वो लकड़ी का बनाते थे और टिप बनाते थे लोहे की। इसी की वज़ह से जो होता था कि जो हमारे हल होते थे, वो ज़्यादा ज़मीन में बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाते थे और मिट्टी जो है वो उसके अंदर जो है वो नमी बनी रहती थी, बची रहती थी, ठीक है? और फिर ज़्यादातर उस समय तो क्या होता था, बीज, आज तो पता है आपको बीज कैसे डाले हैं, मशीन से ही जो है वो बीज भी डाल दिए जाते हैं। बट उस समय जो है सिस्टम ये था कि जो बीज है को हाथ से छिड़क कर बोने का ही रिवाज जो है वो ज़्यादा परिचित था उस समय, ठीक है? और उस समय जो है वो निराई वगैरह के, निराई का उपयोग के लिए लकड़ी का, निराई के लिए लकड़ी का उपयोग होता था। सर अब ये निराई क्या होता है? अच्छा, निराई का मतलब क्या होता है? खरपतवार सुनिए आपने एक वर्ड, खरपतवार यानी वीड। वैसे मैं वो वीड की बात नहीं कर रहा, अब आप 12th में हो गए होगे तो दिमाग ज़्यादा चलाओगे आप। बट जो अननोन प्लांट होते हैं ना, जैसे आप खेती कर रहे हो, है ना? तो आपके मान लो आप चावल उगा रहे हो और एकदम से ना साथ में कोई ऐसी झाड़ी वाड़ी उग जाए, अब वो सारे जो झाड़ी वाड़ी है वो क्या कर रही है, वो ज़्यादा रिसोर्स ले रही है चावल के उससे, तो आप चाहोगे कि उसको हटा दो, तो ऐसे को हटाने की प्रक्रिया को ही निराई कहा जाता था, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वीडी साइड, वीड, वीडी साइड, ठीक है? या खरपतवार, खरपतवार को हटाना, ठीक है? क्लियर हो गया जी? आगे बढ़े? चलो, नेक्स्ट आ जाते हैं। आगे वाला टॉपिक जो है वो फसलों की भरमार, ठीक है? फसलों की भरमार क्या है कि मौसम जो है वो आपको पता है कि, अच्छा अरे यार पैराग्राफ रह गया, फिर बच्चे बोलते सर आपने छोड़ दिया, चलो याद आ गया। तंबाकू के बारे में बता देता हूँ। पहली बात तो भारत के अंदर जो तंबाकू आया था ना, सबसे पहले इस दक्कन वाले इलाके में आया था, ये वाले इलाके में आया था। और मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग में, ठीक है, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में तो जो उत्तर भारत के लोग हैं, यानी ऊपर वाले ये वाले लोग हैं, उनको तो पता ही नहीं था कि तंबाकू कुछ होता है। उसके बाद 1604 के अंदर पहली बार जो है वो जो मुगल वगैरह थे, अकबर जो थे और उनके जो अभिजात अमीर लोग हैं, उन्होंने तंबाकू को पहली बार देखा और फिर उनको लगा यार ये तो बड़ी ख़राब चीज़ है, तो इनकी लत ना लग जाए इसलिए जो जहांगीर है ना, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का शाहजहाँ, फिर जहांगीर, तो जहांगीर जो है वो इसकी लत ना लग जाए इसलिए इस पे पाबंदी लगा दी। बट मेरे इसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं, बेअसर थी ये। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि तंबाकू पूरे भारत में खेती और व्यापार के उपयोग का एक महत्व वस्तु में एक था, मतलब इसका बहुत बड़े लेवल पे एक तरह से व्यापार भी होता था और प्रोडक्शन भी हुआ करता था, ठीक है? तो ये तंबाकू के बारे में दे रखा है। सबसे पहले 604 के अंदर देखा था अकबर और उसके अभिजात वर्गों ने। आ जाते हैं नीचे वाले टॉपिक पे। नेक्स्ट है कि फसल की भरमार। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय ना जो आपको पता है कि जो हमारे मौसम होते थे, मौसम के 2 चक्र होते थे, एक तो खरीफ हो गया, एक रबी हो गया। जो खरीफ हो गया वो मैं आपको बता दूं, जो बारिश का समय होता है ना उसके अंदर खरीफ फसल बोई जाती है और इसको उगाने के लिए, खरीफ फसल को उगाने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए वो मानसून के टाइम में उगाई जाती है। राबी फसल जो सर्दियों के टाइम में उगाई जाती है और जो बसंत का टाइम होता है उसमें काटी जाती है, ठीक है? वैसे तो मैं आपको बता दूं जो सूखे इलाके होते थे,
उसमें जो मतलब सूखे इलाकों को छोड़ दे तो ज़्यादातर इलाकों में साल में कम से कम 2 बार तो फसल होती ही होती थी, ठीक है? और जहाँ पर बारिश या सिंचाई के अच्छे साधन मौजूद थे ना, वहाँ पर तो साल में 3 फसलें भी होती थी, 3 फसलें भी उगा दी जाती थी, ओके? और आईन अकबरी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि उस समय मुगल प्रांत में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। बट एक मज़े की बात बताऊँ, अगर सिर्फ हमें उस समय की दिल्ली की बात करें ना, तो दिल्ली में ही 43 टाइप की फसलें उगाई जाती थी और बंगाल में तो 50 तरीके का 50 किस्म का चावल हुआ करता था, ठीक है? और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, मैक्सिमम जो फार्मर थे वो क्या करते थे, ऐसी फसल उगाते थे जिनको वो खा सके, जिनसे उनका गुजारा वगैरह चल सके, ठीक है? बट कुछ ऐसी फसलें होती थी जिनको बोला जाता था जीन से कामिल। नोट कर लो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीन से कामिल जिनको, मतलब जीन से कामिल का मतलब होता है सर्वोच्चतम फसलें। ये ऐसी फसल होती थी जो बेसिकली आप कह सकते हो जिनसे बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता था, या जिन ऐसी फसलें जिनको बेचकर आप बहुत पैसा कमा सकते हो, जिनसे बहुत टैक्स मिलता था मुगलों को भी, ठीक है? अब देखो क्या लिखा है, मुगल राज्य में भी किसान को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, मतलब जीन से कामिल की फसलें उगाने का बढ़ावा देता था, क्योंकि इससे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जीन से कामिल थी, क्योंकि आपको पता है इनको अगर आप बेचोगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है? और जो मध्य भारत और दक्षिणी पठार में फैले हुए ज़मीन के जो बड़े बड़े टुकड़े थे ना, उन पर कपास वगैरह उगाई जाती थी। जबकि बंगाल के इलाके की बात करूँ तो वहाँ पर ज़्यादातर चीनी का प्रोडक्शन होता था, और तिलहन वगैरह। तिलहन वगैरह जो है वो एक तरह की नगदी फसलें थी। सर नगदी क्या होता है? नगदी का मतलब वही होता है कि तिल वगैरह की या सरसों वगैरह की फसल जो है वो आप बेच के आपको डायरेक्टली पैसे वगैरह मिल जाया करते थे, ठीक है? चलो, अब दोबारा से बॉक्स आ गया, करवाना तो है ही, अब छोड़ेंगे थोड़ी ना। तो बेसिकली ये बता रखा है कि किसान उत्पाद जो कृषि उत्पादन होता था ना, वो बड़ा लचीला तरीका होता था। बेसिकली कृषि उत्पादन एक ऐसे विविध और लचीले तरीके से एक बड़ा नतीजा यह निकला, मतलब कृषि जो हमने करी थी बढ़िया तरीके से, उसका नतीजा ये निकला कि जो आबादी है वो धीरे-धीरे बढ़ने लगी। ऑब्वियस सी बात है, जब लोगों को बढ़िया क्वालिटी का फूड मिलेगा, बढ़िया खाएँगे तो वो जो 2 साल जीते हैं तो 10 साल जिएँगे, ये वाला हो गया। अगर 50 साल जीते हैं तो 60 साल जिएँगे, तो ये वाला सिस्टम हो गया था। और मैं आपको बता दूँ, बहुत टाइम मतलब ऐसा भी हुआ कि बहुत बार भुखमरी भी आई, बट उसके बावजूद भी 1600 से लेकर 1700 के दशक में जो हमारी 5 करोड़ आबादी है ना, वो बढ़ गई। 5 करोड़ आबादी थी नहीं, बढ़ गई सोचो। और 200 साल में जो है वो 33% आबादी की बढ़ोतरी हुई। तो मतलब उस समय कृषि का प्रोडक्शन जो है वो अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी ऐसी फसलें भी हैं जो बाहर से आई। इसका क्या मतलब है? देखो, आज जो हम फसलें खाते हैं ना, हमें लगता है सारी भारत में उगती थी पहले से ही, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं इसमें तो चलो कौन-कौन सी लिखी हुई है, मक्का लिखा हुआ है, मक्का अफ्रीका से, स्पेन से, मसलन, है ना? सिल्क कहते हैं मसलन को। आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? अच्छा, मैं क्वेश्चन भी पूछूँगा यार, अभी बस ये वाला टॉपिक खत्म होने के बाद ऊपर से पढ़ाया हुआ क्वेश्चन पूछूँगा पहले मैं, ठीक है? क्योंकि भाई पता है ना, मैं आपको यहाँ प्रवचन नहीं दे रहा। अगर चलो पहले ये कर लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। तो अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया था, और बहुत सारी ऐसी फसलें जैसे टमाटर हो गया, आलू हो गया, मिर्च हो गया, अनानास हो गया, पपीते। ये भारत का नहीं है, पहले भारत में नहीं उगता था। भारत की पता, अच्छा, फलों का राजा किसे, उसको सॉरी, सब्जियों का राजा किसे कहा जाता है? बैंगन। इसका मेन रीज़न पता है क्या है? मेन रीज़न ये है कि बैंगन एक ऐसी फसल थी जो भारत में बहुत पहले से, मतलब शुरुआत से उगती थी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है? अब आ जाते हैं जी पहले क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन का आंसर आपने सही बताया तभी कंटिन्यू करना, नहीं तो भाई स्टार्टिंग से आ जाओ। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये एक नहीं है, आप अपने दिल को तसल्ली मत दो कि हाँ बस मैं तो समझ रहा हूँ, ये नहीं करना। अगर आंसर आ रहा है, अगर आप आंसर दे रहे हो, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। अगर आप आंसर नहीं दे रहे, तो 2 तरीके हैं, या तो आप चाहो तो बिल्कुल शुरुआत से दोबारा वीडियो देख लेना अगर आंसर ना आता हो, और अगर आपको, ये तो पहला तरीका, दूसरा तरीका वीडियो छोड़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, ठीक है? बच्चे थोड़ी सी तकलीफ वाली बात लगी होगी, थोड़ा सा गुस्सा भी आया होगा कि सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, बट मेन देखो बात यही है, आप यहाँ पर अगर चैप्टर समझ रहे हो तो आपको क्वेश्चन का आंसर आना ही आना चाहिए, ठीक है? पहला क्वेश्चन तो आप मेरे को ये बताओ कि जीन से कामिल, एक जीन से कामिल का नाम बताओ। ऐसी कौन सी फसल थी जिनको जीन से कामिल बोला जाता था? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बताओ कि पाही काश्त किसान कौन से होते हैं? ठीक है, ये बताओ कि पाही काश्त किसान कौन से होते हैं? तीसरा, जो बड़े किसान, अमीर किसान होते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? ये 3 क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर सही हुए आपके तो ये कंटिन्यू करना, और नहीं तो बच्चे खुद को धोखा मत दो यार। शुरू से वीडियो लगाओ और अलर्ट रहो, क्योंकि मैं क्वेश्चन आगे भी पूछूंगा, ठीक है? अब बात करते हैं ग्रामीण समाज की, ठीक है? अभी तक हमने किस्म फसलें वगैरह देख ली, जीन से कामिल वगैरह देख लिए, किसान कितने टाइप के होते हैं। अब हम
देखेंगे थोड़े ग्रामीण समाज के बारे में कि ग्रामीण समाज था क्या, गांव में बेसिकली किसके टाइप के लोग रहते थे और मेन मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन से थे हमारे गांव के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, ग्रामीण समुदाय जो हमारा ग्रामीण समुदाय था, है ना, उसके तीन मेन घटक थे। पहला खेतिहर किसान जो खेती करता था, दूसरा पंचायत और तीसरा गांव का मुखिया जिसको मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा, याद रख लेना नाम। तो मुकद्दम या मंडल वो होता, एक तो खेतिहर किसान जो खेती करते थे, बात तो आपको पता चली गई है। दूसरा पंचायत हो गई, तीसरा होता है गांव के मुखिया जो कि मुकद्दम या मंडल थे। ओके, अब आ जाते हैं जातीय और ग्रामीण माहौल पे। ओके, एक बात मैं आपको बता दूं कि उस समय भी जो है वो जाति के नाम पे भेदभाव वगैरह चलता था। ठीक है, किसान जो है वो जाति के नाम पे भी बहुत अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए थे। ओके, और बहुत सारे किसान ऐसे थे, खेतों की जुताई जो है उनका काम ऐसे किसान करते थे ज़्यादातर। ठीक है, कि बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जिनको नीच समझने वाले कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले सुनना। मैक्सिमम फार्मर जो है ना, मैक्सिमम जो लोग है उस समय, उनको ना आप कह सकते हो कि सो कॉल्ड नीच समझा जाता था। और इसकी जगह उनको है ना ऐसे ही काम दिए जाते थे जो जिनको नीचे का माना जाता था। अब सर ये मतलब समझे नहीं हम, देखो दोबारा से बता दूं, सुनना मेरी बात। देखो, अगर किसी बंदे को छोटा समझा जाए और उसे छोटा ही काम पकड़ा जाए, और ऐसा नहीं है कि छोटा काम इसलिए दे दिया क्योंकि जरूरत है, नहीं। एक्चुअल में उस समय देखो क्या लिखा, हालांकि खेती लायक जमीन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। ठीक है, और इस तरह वह गरीब रहने के लिए मजबूर थे। इसका मतलब है ये जानबूझ के किया जाता था। ये जो जिनको नीचा समझा जाता था ना, उनको ऐसे काम दिए जाते थे जो मेरे नीचा काम, सो कॉल्ड नीचा काम करवाए जाते थे, जिनसे उनको कम पैसे मिले और वो कभी आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, तो ये भेदभाव वगैरह उस समय चलता था, बहुत पीक पे था। और ऐसा भी नहीं है कि जो नीच समझे, जिनको नीच समझा जाता था, ठीक है, वो जो है उनकी पॉपुलेशन कम थी, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था, इनके साथ भेदभाव होता था। इनके साथ भेदभाव होता था, इनको पैसे वगैरह तो इनके पास अच्छे थे नहीं, और साथ में इनके पास संसाधन की भी बहुत ज़्यादा कमी थी, संसाधन वगैरह नहीं थे। और ये पूरी जातीय व्यवस्था, जातीय पाबंदियों में ही एक तरह से कह सकते हो पूरी तरीके से बंधे हुए थे। ओके, और इनके हालात है ना आज के, आप कह सकते हो कि बिल्कुल दलित लोगों की तरह थे। ठीक है, अब यहाँ मेरे को पता है, अब क्योंकि आप 12th में आ गए हो, अब आप ओपिनियनेटेड हो गए हो, तो आपका भी ओपिनियन होगा। कुछ बोलेंगे कि सर नहीं सर, हमने तो अपनी ज़िंदगी में कभी भेदभाव नहीं देखा दलितों के साथ। कुछ ये भी बोलेंगे कि सर हमने तो बहुत ज़्यादा देखा है। दोनों ही सही है। मेरे कहने का मतलब है, अगर जैसे, अगर मैं बात करूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने नहीं देखा कभी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है। ठीक है, होता है, बड़े शहरों में नहीं होता, ये अच्छी बात है। हम छोटे शहरों में भी धीरे-धीरे खत्म करेंगे इस चीज़ को, है ना? बट ये बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट बताने की कोशिश करी गई है कि उस समय भी जो है वो भेदभाव होता था, और आज जो है ना जिनको मैं इसका एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, बट मैं नहीं दूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है एग्ज़ाम्पल देने का, है ना? क्योंकि आज भी ये बेसिकली जो मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा वो ये बताएगा कि आज भी जो है वो दलितों के साथ भेदभाव होता है, बट ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, ना टॉपिक से रिलेटेड है, छोड़ो इस बात को। तो अच्छा, ये बात जो है क्या सिर्फ हिंदू से रिलेटेड थी सर, कि मतलब हिंदू में ही जातीय व्यवस्था में बटे हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे समुदाय जैसे मुस्लिम समुदाय के अंदर भी कुछ लोगों को हलाल कुरान, एक वर्ड है, वो बोला जाता था। अच्छा, हलाल कुरान का मतलब ही बेसिकली बोला जाता था, और इनको भी ऐसे काम दिए जाते थे इनको सो कॉल्ड नीच समझा जाता था। सेम वही बात है, भेदभाव होता था इनके साथ भी, और इनको बोला जाता था कि आपको गाँव की हदों के बाहर ही रहना है। ठीक है? ये गाँव की हदों के बाहर ही रह सकते थे। नीच कामों से जुड़े समूह गाँव की हदों के बाहर रहते थे। इसका मतलब है इनको गाँव की बाउंड्री पे रहना पड़ता था, अंदर नहीं आ सकते थे। ठीक है? और बिहार के अंदर जो मुस्लिम समुदाय था, उसके अंदर जो मल्लाज़ादा का मतलब होता है जो नाविकों के पुत्र होते हैं, उनकी भी जो तुलना है कहीं न कहीं दासों से की जाती है। ठीक है ना? तो बेसिकली सिचुएशन जो थी वो जातीय समूह में, ऑल्दो पूरे इंडिया के अंदर ही आप कह सकते हो उत्तर भारत में बहुत ही खराब थी। अक्रॉस दी समाज, यानी अक्रॉस दी कम्युनिटी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बाकी लोग हो, सारे के सारे। ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। अब समझ, कितनी बढ़िया लाइन लिखी, देखो। अगर आपकी जाति नीचे तबके में आती है, तो आप कह सकते हो आप सामाजिक हैसियत में आप नीचे होंगे, और इसी वजह से आपको ऐसा काम मिलेगा जो कि कम पैसे मिले, और इसकी वजह से आप गरीब रह जाओगे। तो तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई थी। ठीक है? बट अगर हम 16वीं और 17वीं शताब्दी में हटा दें, बीच के समूह की बात करें, एक तो होते थे जो सबसे ऊपर होते थे, है ना, जिनको ब्राह्मण माना जाता था, और सबसे नीचे जो होते थे वो जो दलित थे,
उनके बीच में जो थे ना, उनके बीच में ऐसा नहीं था। यानी ये वाले समाज जो था ना बीच में, आप कह सकते हो कि हमारे क्षत्रिय और वैश्य लोग जो आ गए, उनके साथ ऐसा नहीं था, उनमें इतना भेदभाव नहीं था। मैं बताता हूँ ये कैसे हमें पता चलता है। उस समय ना हमें मारवाड़ की मारवाड़ में लिखी गई एक किताब मिली है, जिसमें ना राजपूतों को किसान बताया गया है, ठीक है? और उसी बुक के अंदर जाट को भी किसान बताया गया है ना? तो ये क्या दिखाता है, और वैसे अगर देखा जाए हायरार्की के अकॉर्डिंग तो माना जाता है कि राजपूत जो है वो ऊपर होते हैं, जाट जो होते हैं वो नीचे होते हैं। इस सोशल हायरार्की जो मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अकॉर्डिंग जो है वो आपको चीज़ बताई है, ठीक है? बट दिखाता है कि दोनों को ही किसान माना गया है। साथ ही में 16वीं शताब्दी के अंदर ही राजपूत होने का दावा करते हैं उत्तर प्रदेश के इलाके के या वृंदावन के इलाके के गौरव समुदाय के लोग। और ये भी ऐसे काम में जुड़े हुए थे जिनको नीच काम समझा जाता था, यानी जुताई के कामों में जुड़े हुए थे, ठीक है? तो ये भी दिखाता है कि मतलब इनको भी बेसिकली ये अपने आप को राजपूत कह रहे हैं, गौरव समुदाय के लोग, बट इनको भी जो है वो जुताई के काम करना पड़ता था। साथ में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी कंडीशन इंप्रूव कर ली, जो ये जाति व्यवस्था से निकल पाए, मतलब पहले पैसे कमा के इससे निकल पाए, जैसे पशुपालन और बागवानी का यूज़ करके मुनाफे कमाए अहिर लोगों ने, गुर्जर लोगों ने और माली लोगों ने, और ये जातीय जो सामाजिक सीढ़ी है उस पे ऊपर उठ पाए, अपनी थोड़ी कंडीशन जो है इम्प्रूव कर पाए। देखो, अगर आपके पैसा है, आपके पास इनकम है, पैसे हैं, तो आपकी कोई जाति नहीं है। अगर आप गरीब हो तो आपकी सारी जाति आ जाएगी सामने। तो ये बताया गया। चलो, नेक्स्ट है कि पूर्वी इलाके में जो पशुपालक और मछुआरी जातियाँ होती थी, जैसे कि सदगोप हो गए हमारे, कैवर्त हो गए, यहाँ पर भी कह सकते हो कि स्थिति जो है वो उन्होंने भी किसानों की स्थिति पाली थी। पहले क्या होता था, जैसे मल्ला ज़्यादा एक वर्ड का यूज़ किया था ना मैंने, उनके साथ भेदभाव होता था क्योंकि नाविक थे इसकी वजह से। तो वो भी जो है वो किसानों में आ गए, ठीक है? अपनी स्थिति वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। नेक्स्ट आते हैं पंचायत और मुखिया, ठीक है? अब देखो पंचायत, और मैंने आपको अब क्वेश्चन सुनो। अब ये बताओ कि पंचायत, अब 2 क्वेश्चन सुनो, 2 क्वेश्चन का आंसर बता दिए तो आगे बढ़ना, नहीं तो पीछे ही, ठीक है? सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि जो मल्ला ज़्यादा होता है ना, उस वर्ड का मतलब क्या होता है, पहला? दूसरा, आप मेरे को ये बताओ कि जो पंचायत का मुखिया होता है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? अब सरपंच मत बोलना प्लीज़, ठीक है ना बच्चे? जो बुक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, मैं एक बता देता हूँ मंडल, और दूसरा नाम क्या था वो आपको बताना है, ठीक है? वैसे मैं बता दूंगा, अभी बताऊंगा बस इन दोनों के आंसर। बट अगर आपको नहीं आते हो तो ईमानदारी से शुरू से वीडियो देखना शुरू करना, ठीक है? चलो, तो पंचायत और मुखिया की अगर हम बात करें तो गांव में आपको पता है कि जो बुजुर्ग लोग थे उन्हीं का जमावड़ा था। पहले तो मैं क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। मल्ला ज्यादा का मतलब होता है नाविकों के पुत्र, और जो मुखिया होता है वो होते हैं हमारे मुकद्दम, ठीक है? गाँव की जो पंचायत होती ना, उसमें ज़्यादातर बुजुर्ग लोग ही होते थे, और आम तौर पर गाँव में ये सारे के सारे लोग ही जो है वो महत्वपूर्ण फैसले वगैरह लेते थे। और ये जो हमारे गाँव के जो बुजुर्ग लोग हैं जो पंचायत में होते थे ना, ज़्यादातर वो लोग होते थे जिनके पास संपत्ति होती थी, अमीर होते थे, पुश्तैनी ज़मीनें, पुश्तैनी अधिकार हुआ करते थे इनके पास, ठीक है? और ये जो लोग थे, अगर गाँव के अंदर अलग-अलग जाति के लोग रहते थे, तो हमें पंचायत में भी विविधता देखने के लिए मिलती थी, बट ऐसा नहीं था। छोटे-मोटे और जिनको सो कॉल्ड नीच समझा जाता था, उनके साथ ऐसा नहीं था। मेरे कहने का मतलब, आपके गाँव के अंदर अगर अलग-अलग जाति के लोग रहते हों, जिनको अ सबसे नीचे समझा जाता था जाति व्यवस्था में, जिनको सबसे नीचे समझा जाता था, अगर वो आपके गाँव में नहीं है, तो सारे के सारे बाकी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आपको पंचायत में देखने को मिलेंगे। बट अगर किसी गाँव के अंदर आपको सो कॉल्ड नीच समझे जाने वाले लोग भी अगर मिलते थे, तो इनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था। मतलब आप कह सकते हो जिन लोगों को नहीं समझा जाता था, उनको जो है वो पंचायत में पार्ट नहीं लेने दिया जाता था। इसका बहुत ही हमें कम जो है वो उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है? चलो। पंचायत का जो मुखिया होता था उसे मुकद्दम कहा जाता था या मंडल कहा जाता था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और जो ज़्यादातर इसका जो चुनाव होता है ना, वो कौन करते थे? बुजुर्ग लोग ही करते थे पंचायत के, ठीक है? और साथ ही में चुनाव होने के बाद जो है वो इसको मंजूरी लेनी पड़ती थी ज़मींदार से, और एक ज़मींदार के अंदर 2-3 गाँव भी आ सकते थे, ये भी याद रखना आप। ठीक है? और जो मुखिया होता था वो अपने ओहदे तक तभी बैठ सकता था जब तक बुजुर्गों का भरोसा उस पे, जिस दिन बुजुर्गों का भरोसा उस पर से उठ गया, उन्हें लगा यार इसको हटाओ दूसरे को लाओ, तो बर्खास्त कर देते थे उस बंदे को, ठीक है? और गाँव की आमदनी का खर्च वगैरह का हिसाब किताब वो अपनी निगरानी में ही करवाता था। वो बैठता था, पंचायत और पटवारी ये मिलकर जो है पूरे के पूरे गाँव का हिसाब किताब रखते थे। और ये ना भ्रष्ट मंडल, यानी ये जो हमारा मंडल है, मुकद्दम है, कभी-कभार थोड़ा दिमाग भी चलाता था वो, है ना? मतलब करप्शन भी करता था। कैसे? वो क्या करता था, पटवारी के साथ बैठता था, पटवारी को बोलता था भाई एक काम कर, हेरा-फेरी कर दे, और मेरी ज़मीन का जो कर है ना वो दूसरे के ज़मीन पे लगा दे, ताकि जो छोटे किसान हैं उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़े और मेरे को कम देना पड़े, ठीक है? और ये बात आपको समझ आ गई।
पंचायत का खर्चा जो है गाँव के आम खजाने से चलता था, जिसमें हर व्यक्ति जो है वो अपना योगदान देता था। अब इस पैसे से 2-3 काम होते थे। पहला काम ये होता था कि गाँव के अंदर अगर वो आ गया ना हमारा कर अधिकारी, तो उसकी खातिरदारी करना कि लो जी, सेठ जी, बैठो जी, खाओ जी, पियो जी, ऐसे वाला। तो उनकी खातिरदारी करने के लिए पैसे वगैरह, और साथ में समय-समय के अंदर अगर कोई दिक्कत आया करती थी, तो उस दिक्कत के लिए भी, जिसको इंडिविजुअली एक बंदा जो है वो टैकल नहीं कर सकता था, ऐसी दिक्कतों को टैकल करने के लिए ही इस फंड का उपयोग किया जाता था। जैसे बाढ़ आ गई कुछ, या जैसे छोटे-मोटे बाँध या नहर खोदने का काम हो गया ये। अच्छा, और कोई काम होता था पंचायत का? यस। पंचायत का उस समय सबसे मेन काम क्या था कि गाँव के अंदर जाति की हदों में मतलब जातों की हदों के अंदर रहे सब। इसका मतलब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ठीक है? मतलब बेसिकली यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ देखो, शादी। बेसिकली मेन काम जो था पंचायत का ये देखना था कि एक जाति का बंदा दूसरे जाति के मतलब लेडी से शादी ना कर ले, अपनी ही जाति में करे। एक दूसरे की जाति के अंदर वो शादी वगैरह ना करे, और अगर वो कोई ऐसा करता था, मतलब ये देखना काम जो था वो मुकद्दम का हुआ करता था, मुखिया का होता था। ये इस चीज़ पे ही नज़र रखता था, और अगर ऐसा कोई करता था, तो उसको जो है वो बहुत गंभीर दंड दिया जाता था, और कभी-कभार तो बहुत बड़ा फैसला ऐसे लिया जाता था कि उसको बिल्कुल समाज से बाहर ही निकाल दिया जाता था। और ऐसा कुछ समय के लिए ही कर सकते थे, ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी के लिए समाज उसे 50 साल भी पूरे ज़िंदगी हो गई, मतलब 14 साल, 15 साल के लिए उसे बोला जाता था कि आप समाज से बाहर हो। और जिस टाइम वो समाज से बाहर होता था ना, तो अपने जो पुश्तैनी काम है वो भी नहीं कर सकता था। मेरे कहने का मतलब, मान लो अगर कोई अ लोहार का काम करता है, और उसने मान लो किसी दूसरे जाति के लेडी से शादी कर ली, है ना? जो जिसकी उससे परमिशन नहीं थी, तो अब उसे अपने लोहार का काम भी जो है वो पुश्तैनी पेशा भी छोड़ना पड़ेगा, जाति का जो पेशा है वो भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? और साथ में ग्राम पंचायत के अलावा हर जाति की अपनी-अपनी पंचायत भी होती थी, और समाज में ये पंचायत काफ़ी ताकतवर होती थी, ठीक है? मैं आपको बता दूँ, राजस्थान में जो ये पंचायत है ना, वो दीवानी दीवानी के झगड़ों का भी निपटारा करती थी। अच्छा, दीवानी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम बच्चों को दीवानी और फौजदारी में जो है वो डिफरेंस नहीं पता होता। दीवानी मसले होते हैं छोटी-छोटी गृह कलेश, घरों में लड़ाई हो रही है, भाई से लड़ाई हो गई है, ऐसे प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई, ये होती है दीवानी। फौजदारी होते हैं जो होते हैं ना, आप कह सकते हो क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब होता है जैसे मर्डर वगैरह हो गया। तो बेसिकली जो दीवानी के फैसले होते थे, सिविल के फैसले होते थे ना, वो तो जो है वो पंचायत ही लेती थी, ठीक है? और बेसिकली ये देखना कि शादी, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना? शादी का आयोजन वगैरह करना, कैसे करना है या नहीं करना, ये सारे के सारे काम जो होते थे वो ये देखता था। पर जो फौजदारी के फैसले होते थे वो फिर राज्य लेता था, यानी मुगल वगैरह लेते थे। ओके? और हमें ना बहुत सारी अर्जियाँ भी मिली है उस समय ना, पता है क्या होता था 16वीं और 17वीं शताब्दी में, खासकर महाराष्ट्र और राजस्थान में, ये जो सो कॉल्ड उच्च जाति के लोग हैं ना, ये जो गरीब लोग हैं जिनको नीचा समझा जाता था, उनके साथ जो है ना बड़ी दिक्कतें वगैरह क्रिएट कर देते हैं उनके लिए। जैसे जबरन कर उगाही करवाते थे उनसे, है ना? ऐसी बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम वगैरह हमें देखने के लिए मिली है। उस समय बहुत अर्जियाँ वगैरह डाली जाती थी, और अक्सर जो है समुदाय तौर पर भी अर्जियाँ दी जाती थी। मतलब पूरा का पूरा समुदाय, मतलब पूरे के पूरे जो गरीब लोग हैं वो सारे एक साथ आ जाते थे। भाई ये देखो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। और मज़े की बात ये है कि पता है क्या है? वो पता है ये जो अर्जियाँ हैं वो कब कब डालते थे? मान लो उनको बोला गया कि भाई आप इस कुएँ से पानी नहीं ले सकते, कितनी गलत बात है ना? तो अगर कुएँ से पानी अगर आप नहीं ले सकते, तो ये नैतिक तौर पे गलत बात है। तो ये बेसिकली जो अर्जियाँ होती थी वो वही अर्जियाँ डालते थे जो उनको नैतिक तौर पर अवैध मानते थे जिन चीज़ों को वो। ठीक है? देखो, देखो क्या लिखा हुआ है। उनमें एक थी कि जैसे बहुत ज़्यादा कर की माँग, उनसे जब बहुत ज़्यादा टैक्स माँगे जाते थे, तब भी वो जो है वो ब बेसिकली अर्ज़ियाँ वग़ैरह डालते थे ज़मींदारों को या पंचायत को कि जी हमारे से ज़्यादा टैक्स लिया जाता है बड़े लोगों के द्वारा, है ना? क्योंकि इसमें किसानों का दैनिक गुज़ारा ही जोखिम में पड़ जाता था, ठीक है? मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि जो हमारे जिनको नीचा समझा जाता था, वो भी ऐसे नहीं कि कभी भी जो है वो कर दें, है ना? कभी भी ऐसा नहीं कि उठ के उनके साथ गलत हो रहा है, वो बेसिकली सहन कर लेते थे। बट जब उनकी दिक्कतें ही बिल्कुल रोटी पे ही बात आ जाए फिर दिक्कत आती थी उनको, फिर ये सारे के सारे स्टेप वो लेते थे, ठीक है? या और जब सूखे पड़ जाते थे तब ऐसी जो दिक्कतें होती थी बहुत बढ़ जाती थी। इसी वजह से तब वो टैकल नहीं कर पाते, तब उनको बोला कि भाई अब तो हमसे सहन नहीं होगा, तब जो जाके शिकायत करते थे, ठीक है? आगे क्या लिखा हुआ है, और साथ में निजी उन्होंने भी फिर बोलना शुरू किया कि हमारी भी कुछ बुनियादी रीति-रिवाज है, हमें भी हक है, हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए, ठीक है? हमको आप बिल्कुल छोटा समझते हो, हमारे साथ भेदभाव वगैरह करते हो, ठीक है? और जब ऐसे टैक्स वगैरह बढ़ाने की माँग होती थी ना, तो अधिकतर कर की माँगों पर जो पंचायत है वो यही बोलता था, भाई बैठ के डिसाइड कर लो, ठीक है? बट जहाँ समझौता नहीं हो पाता था, वहाँ किसान पता है क्या करते थे? उग्र रूप ले लेते थे। जो गरीब किसान थे, वो पता है क्या करते थे? जिनको सो कॉल्ड नीच समझा जाता था।
वो क्या करते थे, वो गाँव छोड़ के भाग जाते थे। अब आप बोलोगे सर ये कैसा सॉल्यूशन हुआ? बोला गाँव छोड़ के भाग गए, ये तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत है उनके लिए, अब वो रहेंगे क्या? अरे ये मत देखो, पता है क्या है गाँव छोड़ वो तो पाही-काश से बंदा देते फिर, कि भाई दूसरे गाँव में जाके काम कर लेंगे। बट पता है क्या उस समय क्या होते थे, बड़े-बड़े किसान होते थे, वो कहते थे भाई मैं ये छोटा काम थोड़ी ना करूँगा। तो उस समय जो है ना वो ऐसे काम जिनमें मेहनत लगती थी, ऐसे काम के लिए प्रतियोगिता बहुत थी। अब सारे अगर जो है जिनको जिनको वो नीचा मानते थे, अगर सारे गाँव छोड़ के चले गए, फिर वो काम कौन करेगा? तो ये चीज़ जो है वो बताई गई है इसके अंदर, येस और नो? जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी, इस वजह से गाँव छोड़कर भाग जाना खेतीहर के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था। जैसे कि मान लो कोई बोल रहा भाई टैक्स बढ़ाऊँगा तेरा, तो फिर वो गरीब किसान बोलता है मैं गाँव छोड़ के भाग जाऊँगा। फिर वो बोलता है अच्छा, अच्छा, अच्छा बैठ जा भाई, बैठ जा। ये वाली बात है, ठीक है? इमोशन के साथ भी बता रहा हूँ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? चलो जी आ जाते हैं जी हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, ग्रामीण दस्तकार। सबसे पहले तो दस्तकार का मतलब क्या होता है? दस्तकार का मतलब होता है जी आर्टिस्ट। अब सर आर्टिस्ट या आर्टिशन, अब ये बेसिकली मैं आपको बता, जैसे लोहार हो गए, सुनार हो गए, कुम्हार हो गए, ये हमारे ग्रामीण दस्तकार, ये होते थे हमारे दस्तकार, ठीक है? तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अंग्रेज शासन की शुरुआती जो अंग्रेजी शासन की शुरुआती वर्षों में कई गांव के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांव में दस्तकार जो दस्तकार लोग थे काफ़ी बड़ी तादाद में थे, और कभी कभार तो गांव की टोटल पॉपुलेशन में 25% घर ऐसे थे जो दस्तकार के थे, ठीक है? और कभी कभी तो ऐसा होता था कि किसानों और दस्तकारों के बीच में जो है वो फ़र्क करना मुश्किल था। फ़र्क करना मुश्किल था, सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कभी-कभार ऐसा होता था कि दस्तकार तो होते ही थे दस्तकार, कभी-कभार किसान भी दस्तकार बन जाते थे। पता है कैसे? देखो, उन महीने जब उनके पास किनके पास? किसानों के पास काम से फुर्सत होती थी, जैसे कि बुआई और सुहाई। सुहाई का मतलब वही जो है आप कह सकते हो कि खरपतवार वगैरह को डालना, और सुहाई और कटाई के बीच का जो टाइम होता था, ऑब्वियस सी बात है एक बार बीज बो दिए फिर सुहाई कर रहे हो, इनके बीच में टाइम मिलता था आपको, और फिर सुहाई और कटाई के बीच में टाइम मिलता था। तो इस कार में इस टाइम के बीच में दस्तकारी करना शुरू कर देते थे। तो इसी वजह से ये बात लिखी हुई है कि किसानों और दस्तकारों के बीच में डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है? आगे देखो कि जो हमारे कुम्हार थे, लोहार थे, बढ़ई थे, नाई थे, यहाँ तक कि सुनार थे, जैसे ग्रामीण दस्तकार अपनी सेवा वगैरह गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले में गांव वाले लोग उनको क्या देते थे? अलग अलग तरीके से जो है वो अदायगी देते थे। अलग अलग तरीके से जो है वो अपना आप कह सकते हो कि मतलब दूसरी तरीके से उनको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते थे। क्या क्या? आम तौर पर जो है वो फसल का कुछ हिस्सा दे दिया जाता था, या ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। और ऑब्वियस सी बात है, ये टुकड़ा वो ऐसा ही देते थे जो कि खराब पड़ा था, है ना? अब ऑब्वियस जिस ज़मीन पे आप खेती कर रहे हो वही थोड़ी ना दे दोगे, है ना? सिर्फ़ कुम्हार के काम के लिए, तो ये बात होती थी। और ज़्यादातर माना जाता है कि जो अदायगी होगी, वो कितनी होगी, कौन देगा, कितने परसेंट देगा, कितना प्रोडक्शन देना है, ये भी पंचायत ही तय करती थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है? और महाराष्ट्र के अंदर तो ऐसी ज़मीनें में जो दस्तकार वगैरह जो होती थी, जिनके जैसे अगर कि कोई दस्तकार का काम करता है, उसको जो ज़मीन अपने काम के बदले में मिली है ना, ऐसी ज़मीनों को कहा जाता था, कहा जाता था मिरास, या वतन कहा जाता था उनको, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है, याद रखना। ऐसी ज़मीनों को महाराष्ट्र के अंदर क्या कहा जाता था? मिरास कहा जाता था या वतन कहा जाता था। आगे आ जाओ। और यह व्यवस्था कभी-कभार जो है वो थोड़ी बदल भी जाती थी। अब थोड़ी कैसे बदल जाती थी? जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल दे रखा है, क्या ना कभी-कभार कुछ फार्मर वगैरह ऐसे होते थे 18वीं शताब्दी के अंदर हमें 18वीं शताब्दी के अंदर हमें ऐसे स्रोत मिलते हैं कि बंगाल में जो ज़मींदार वगैरह थे ना, उनकी सेवा वो जो बड़े ज़मींदार थे, वो सेवाओं के बदले लोहार को, बढ़ई को, सुनार को रोज़ का भत्ता देते थे, डेली का कुछ देते थे, और खाने के लिए जो है वो नकदी देते थे। नकदी यानी पैसा देते थे, ठीक है? पैसे वगैरह देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछ जाएगा कि बंगाल के अंदर जो व्यवस्था थी जिसमें जो ज़मींदार है वो लोहार वगैरह, बढ़ई वगैरह को रोज़मर्रा का भत्ता और खाने-पीने की चीज़ें देते थे, उनकी सेवा के बदले उसको क्या कहा जाता था? जजमानी कहा जाता। ऑल्दो 17वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में ये वर्ड जो है वो इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता था, पर इससे पता चलता है कि इससे क्या हुआ कि नकदी का उपयोग भी जो है वो चलन में आ गया। तो आप कह सकते हो कि माना जाता है 18वीं शताब्दी के अंदर नकदी का उपयोग जो है वो ऐसी ही चीज़ों की वजह से हुआ, क्योंकि दस्तकारों ने काम करना शुरू कर दिया था और उनको पेमेंट देनी थी, और पेमेंट जो है से ही जो है वो दस्तकार वगैरह का सिस्टम जो है शुरू हुआ। ओ सॉरी, पेमेंट वगैरह से ही नकदी का सिस्टम शुरू हुआ। ओके, नेक्स्ट वाला टॉपिक है एक छोटा गणराज्य, ठीक है? अब गणराज्य का मतलब क्या होता है? एक तरह से गणराज्य का मतलब देश ही समझो, देश ही समझो। तो बेसिकली जो उस समय के जो अंग्रेज अफ़सर थे ना, वो बोलते थे भारत के गाँव जो है ना, वो एक
छोटे-छोटे गणराज्यों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है? जहाँ पर लोग भाईचारे की तरह रहते हैं साथ में, है ना? संसाधन और श्रम वगैरह का बँटवारा भी करते हैं, लेकिन इसी गणराज्य के अंदर सामाजिक बराबरी भी नहीं है ना? मतलब भेदभाव होता है लोगों के साथ। यहीं पर जो है वो संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती है, साथ ही जाति और जेंडर को लेकर, है ना? मतलब लिंग को लेकर और जाति के नाम पे भेदभाव वगैरह भी होता है। और कुछ ताकतवर लोग गाँव के मसलों पर फैसले लेते हैं और कमज़ोर वर्गों का शोषण करते हैं। देखो कितनी बढ़िया लाइन, कमज़ोर वर्गों का शोषण करते हैं और न्याय करने का अधिकार उन्हीं को मिला हुआ है। मतलब जो गरीब लोगों का शोषण करते हैं उन्हीं को अधिकार मिला हुआ है। पंचायत भी शोषण करती थी, पंचायत के बड़े लोग, फिर भी उनको वो जो है फैसले लेने की पावर थी, ठीक है? बट इससे हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि इसी महत्वपूर्ण चीज़ों की वजह से जो है गाँव और शहरों के बीच में जो है वो व्यापार बढ़ने लगा और नकदी का रिश्ता जो है वो शुरू हो गया था। नकदी का सिस्टम जो है वो शुरू हो गया था, यानी मनी का यूज़ किया जाता था। और इसी वजह से जो मुगल थे ना, उन्होंने भी नकदी का उपयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है ना? उन्होंने भी क्या कर दिया था, नकदी का उपयोग करना शुरू कर दिया था। अब वो क्या करते थे कि किसान जो कपास है, रेशम है, नील है जैसी फसलें वगैरह अगर कोई उगाता था, तो उससे भुगतान के लिए नकदी लेते थे, यानी मनी लेते थे। यस और नो? अच्छा, मनी क्या होती थी उस समय? उस समय जो मनी होती थी ना, वो होती थी सीशेल। कौड़िया सुना है? आपने सुना है कि ये चीज़ कौड़ियों के दाम बिकती है? पता है कौड़िया एक्चुअल में उसको एज़ अ करेंसी यूज़ करते थे पहले, ठीक है? और इसी सिस्टम को सराफ़ कहा जाता था। अब मैं सराफ़ सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ अच्छे से, बट इसका कोई सेंस बनता नहीं है। मैं चलो फिर भी बता देता हूँ। एक पता नहीं आपने कोई वर्ड आपने सुना कभी हुंडी? हुंडी पता है क्या होता है? चलो मैं बताऊँगा, पहले मैं दिखा देता हूँ। ये कौड़ियाँ हैं, इसको जो है वो एज़ अ करेंसी यूज़ किया जाता था, ठीक है? चलो, ये देखी भी होगी आपने, बट इस वाली पे थे, हाँ। बट फिर भी मैं आपको ना एक हुंडी बताता हूँ, हुंडी क्या होता है? एक्चुअल में आज तो हुंडी इल्लीगल है बट एक टाइम पे इसका बहुत उपयोग किया जाता था। अच्छा, हुंडी होता क्या है सर? देखो, उस समय मान लो आज के टाइम में मान लो आप अमेरिका में रहते हो, मैंने बोला जी पैसे भिजवाओ मेरे को 5 लाख रुपए फिरौती चाहिए मेरे को। तो आपने कहा सर कितने? मैंने कहा 5 लाख। तो आपने कहा कि सर बैंक अकाउंट दो। मैंने कहा भाई बैंक अकाउंट में नहीं लूँगा, मैं हूँ इंटेलिजेंट, ऐसे तो मैं पकड़ा जाऊँगा। आप मेरे को व्हाइट में नहीं ब्लैक में दो। तो अब आप क्या करोगे? आप बनाओगे हुंडी। कैसे? आप एक बंदे के पास जाओगे, आपके पक्का हर कंट्री के अंदर कोई ना कोई ऑफिस होता है। तो हुंडी वाले के पास जाओगे, उसे बोलोगे 5 लाख की हुंडी बना दे, तो वो आपसे 5.5 लाख रुपए लेगा। और वो पता है क्या करेगा? एक एड्रेस दे देगा, कुछ नंबर वंबर दे देगा और फिर वो नंबर आप जो है वो मेरे को बताओगे। मैं फिर उस एड्रेस पे जाऊँगा इंडिया के अंदर और उससे मेरे को 5 लाख रुपए मिल जाएँगे। आज तो इल्लीगल है, क्योंकि अब देखो व्हाइट में अगर पैसे आते तो इनकम टैक्स वाले बोलते, है ना? तो इसी वजह से लोग ब्लैक के करने के लिए यूज़ करते हैं हुंडी का, और नहीं करना चाहिए और कोई करता भी नहीं है वैसे, अब तो बहुत ही कम है, बट फिर भी ये जो है वो इल्लीगल है। यस और नो? अब जो बंदा जो भारत के अंदर जिसने मेरे को पैसे दिए थे, वो तो जो है वो एक तरह से मान लो कोई करप्ट बंदा होगा, तभी वो जो है मेरे को ब्लैक को वो व्हाइट कर लेगा, है ना पैसे। तो ये सिस्टम होता है। तो बेसिकली सिंपल है कि शराब का हवाला से भुगतान दिया जाता था कि हाँ, और इसके मतलब है ना जो करेंसी का प्राइस है, जो बेसिकली कौड़ी वगैरह, देखो इसमें लिखा भी है, कौड़ी के मुकाबले जो है वो पैसे की दी जाती थी। मतलब बेसिकली एज अ करेंसी जो है वो कौड़ियों का भी उपयोग किया जाता था और कभी कभार बढ़ जाता था कभी चीज़ का प्राइस, कभी कभार घट जाता था। तो पता ही है आपको, सिटी पे डिपेंड करता था। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक है जो महिलाओं की स्थिति। अब उस समय हम थोड़ा-सा महिलाओं की स्थिति भी देख लेते हैं। तो पहली बात तो बता दूँ कि अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो खेतों के अंदर जो महिला है वो कंधे से कंधा मिलाकर मेल के साथ काम करती थी। मर्दों की तरह वो मर्द जो होते थे, मेल जो होते थे वो खेत जोतते थे, है ना? हल चलाते थे, और जो महिला है वो बुआई, निराई, कटाई के साथ-साथ जो है वो पकी हुई फसलों को काटने का काम, उससे दाने निकालने का काम वगैरह करती थी। और ये दोनों मिलकर ही जो है वो पूरा का पूरा जो है वो गाँव को एक मतलब एक तरह से बनाते थे। अब धीरे-धीरे देखो गाँव के अंदर जो है ग्रामीण इलाकों के अंदर किसान की स्थिति सुधरी, बट फीमेल की कंडीशन इतनी ज़्यादा नहीं सुधरी। मैं इसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ, क्या लिखा हुआ है देखो। मसलन डिस्क्रिमिनेशन फीमेल के साथ फिर भी होता था, उनके साथ बेसिकली कुछ महिलाओं से रिलेटेड जो है वो जैविक वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को लेकर जो है पुनर्गह बने हुए थे, यानी स्टीरियोटाइप वुमेन को लेकर पहले से भी था। जैसे कि खासकर अगर हम पश्चिम भारत की बात करें ना, तो वहाँ पर जो जब फीमेल अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे होती थी ना, तो उनको हल को टच करने नहीं दिया जाता था और चाकू को टच करने नहीं दिया जाता था। कुम्हार होता था, कुम्हार और हल को टच करने नहीं दिया जाता था, और अ, कुम्हार और हल का चाकू छूने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है? और साथ में बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में भी जो पान के बागान थे उसमें फीमेल नहीं घुस सकती थी जब वो अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे हो। ठीक है? और सूत काटने और बर्तन वगैरह बनाने और
मिट्टी को साफ करने वगैरह, गूंथने वगैरह और कपड़े कताई के काम ये जो है वो फीमेल वगैरह ही करती थी। इसके लिए लोग जो है वो फीमेल पे डिपेंड थे। और जब इनकी डिमांड जो है, इन चीज़ों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लग गई, तो फीमेल की डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ने लग गई। फीमेल के काम की डिमांड की भी जो वो है वो आप कह सकते हो काम की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और अब जो फीमेल है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ घरों में रह के काम करती थी, बाहर भी जो है वो नियोक्ता जो कि एम्प्लॉयर था उनके घर पे जाकर भी उनको काम करना पड़ता था ना, तो वो करने के लिए रेडी थी। साथ में बाज़ारों में भी फीमेल का पार्टिसिपेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक है। बट एक दिक्कत ये थी कि समाज में जो है ना, उस समय आपको पता है पूरा का पूरा समाज जो है वो श्रम पे डिपेंड था। तो इसी की वजह से आप देखो कितनी गंदी लाइन लिखी हुई है, महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। क्यों? क्योंकि वो बच्चा पैदा कर सकती थी। ठीक है। और फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी। इसका मतलब है कि पता है शादीशुदा महिलाओं की कमी क्यों थी इस समय? क्योंकि इतने इतने बच्चे पैदा करवाए जाते थे एक लेडी से कि उनकी डेथ ही हो जाती थी बहुत बार। तो ये लिखा है कि मृत्यु दर जो है वो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा, अभी इतनी बार मतलब हर 9 महीने तो मतलब लगा देते थे, फिर प्रेगनेंसी में दोबारा से, फिर दोबारा से। तो इसकी वजह से फीमेल की बहुत डेथ होती थी कुपोषण वगैरह की वजह से। ठीक है। बट हाँ, उस समय जो है कोई दहेज वगैरह का सिस्टम वगैरह नहीं होता था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब लेडी नहीं मिल रही तो दहेज वगैरह का क्या है ना। और तलाकशुदा महिलाओं और विधवा दोनों की शादी जो है वो कानूनी तौर पे आप करवा सकते थे। बट अगर कोई फीमेल बेवफाई करती पकड़ी गई, यानी अगर उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा, तो उनको बहुत कड़ी सज़ा दी जाती थी। बट मज़े की बात ये है कि अगर सेम काम कोई मेल करता था तो उस पे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी। मान लो कोई फीमेल ने याचिका डाली है पंचायत के अंदर कि देखो मेरा पति जो है वो बच्चों को छोड़ रहा है, हमको छोड़ रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है, तो हमेशा उसको इतना ज़्यादा दंडित नहीं किया जाता था। बेवफाई को मेल को दंडित नहीं किया जाता, फीमेल को किया जाता था। और मेल पर भी तभी कार्रवाई की जाती थी अगर वो उच्च जाति का कोई केस हो। अगर उच्च जाति की महिला ने अपने हस्बैंड के खिलाफ केस करा है तो उसको सुनने की कोशिश करी जाती थी। बट ऐसा गरीबों के साथ नहीं होता था। ठीक है। और हाँ, जो महिलाएं थी वो भी पंचायत से ये भी दरखास्त करती थी कि जो उनका नाम है वो दर्ज ना किया जाए। तो इसी वजह से जो नाम दर्ज किया जाता था ना, वो किया जाता था फलाने की माँ, फलाने की बहन, फलाने की पत्नी के रूप में इनका नाम जो है वो दर्ज किया जाता था। ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि फीमेल की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अगर मैं बात करूँ बिजनेस तौर पे, डोमेस्टिकली तो ख़राब थी बट बिजनेस के तौर पे अच्छी थी। महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। ओके। और बहुत सारी फैमिली ऐसी थी, खासकर ज़मींदारों की फैमिली, जो महिला है ना वो सेम जो है वो ज़मीन को बेच भी सकती थी और खरीद भी सकती थी। मतलब हिस्सेदारी थी उनको ज़मीनों को खींचने और खरीदने और बेचने में। और अगर मैं बंगाल की बात करूँ तो बंगाल के अंदर तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिनको उत्तराधिकारी में ज़मींदारी की पोस्ट वगैरह मिली हुई थी। ठीक है। और बंगाल के अंदर बहुत सारी महिलाएं जो थी वो ज़मींदार भी पाई गई है। ठीक है। मतलब ज़मींदार वगैरह की पोस्ट भी जो है वो फीमेल को मिली हुई थी। क्लियर है ना? आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। चलो जी, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है जंगल और कबीले। ठीक है। याद होगा आपको जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ा था ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था उसके अंदर है ना एक बात बोली हुई थी कि ना हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरा का पूरा भारत जंगल था, जंगल के अलावा भी बहुत सारे इलाके थे, है ना, पहाड़ियों वाले इलाके, जंगल वाले इलाके। और उस टाइम है ना, मेरे को 100% पता है बच्चे सोच रहे होंगे सर ये बताने की क्या जरूरत थी, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। आराम से हमारा एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन था वो पढ़ाते, ये बात क्यों लिखने की जरूरत थी? ये बात इसलिए लिखने की जरूरत थी क्योंकि उसका भी एक अलग से टॉपिक है। ठीक है। अब उस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है जी जंगल और कबीले। बेसिकली इस वाले टॉपिक के अंदर हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो जंगलों में रहते थे, है ना, क्योंकि जो खेती वाले लोग थे जो खेती बाड़ी करते थे उनके बारे में तो हमने पढ़ा, पूरे के पूरे ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ा, है ना, मुकद्दम के बारे में पढ़ा, अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जंगल में रहने वाले लोगों के बारे में। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बता रखा है कि भारत में बहुत सारा इलाका जो था वो ग्रामीण इलाका था, बट उसके अलावा भी बहुत सारा इलाका था और वो इलाके ऐसे थे जहाँ पर जंगल था, जहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह थी। और ऐसे कौन कौन से इलाके थे? जैसे झारखंड सहित पूरा पूर्वी भारत हो गया, मध्य भारत हो गया, हमारा उत्तरी भारत हो गया जिसमें नेपाल से जो समवर्ती इलाके लगते थे वो सारे के सारे हो गए, दक्षिणी भारत हो गया, और साथ में हमारा पश्चिमी घाट और दक्कन के पठार का फैलाव भी हो गया। एक्चुअल में आप देखोगे ये पूरा इंडिया ही है। ठीक है। इसमें पूरा इंडिया ही मार्क कर रखा है। अगर मैं आपको सारी चीज़ अगर मैप में भी बता दूं तब भी ये पूरा भारत ही ने लपेट दिया इसने, क्या इन्होंने, कैसे? देखो ये पूरा भारत है। जस्ट अ सेकेंड, है ना। मैं इस ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि मेरी वो अच्छी नहीं है, तो समझ जाना है भारत है और यहाँ पर जो है वो है। ठीक है। चलो, तो ये बता रखा है कि पूरा का पूरा झारखंड वाला और ये पूर्वी इलाका पूरा का पूरा, मध्य भारत हो गया ये पूरा का पूरा, उत्तर भारत हो गया और इसके इलाका ये सारा का सारा। ठीक है। और हमारा दक्कन का पठार वाला ये वाला पूरा एरिया हो गया और नीचे का दक्षिणी में, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा हो गया। तो ये पूरा का पूरा जंगल वाला इलाका था। जैसा नो उसके बारे में बता रखा है। देखो उस टाइम कोई ऑफिशियल सर्वे तो नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि उस टाइम पूरे के पूरे जंगल का ऐसे
डेटा तो कलेक्ट नहीं किया जा सकता, बट माना जाता है कि एवरेजली हमारे जो जंगल थे ना वो 40% थे या 40% से भी ज़्यादा थे, ठीक है। और जो जंगल में रहने वाले लोग थे ना उनके लिए जंगली शब्द का यूज़ किया जाता था। आज तो हम बोलते हैं, आज तो हम जब जंगली वर्ड का यूज़ करते हैं ना, तो हमारा कहने का मतलब होता है कि वो असभ्य पर्सन है। यानी अगर मान लो मैं किसी पर्सन को अगर बोलता हूँ कि ये जंगली है, तो आज लोग मानते हैं कि ये बोल रहा है कि वो बंदा असभ्य है, बट एक्चुअल में जंगली वर्ड का मतलब कुछ और होता था, ठीक है। अब क्या होता था जंगली वर्ड का मतलब, आज तो बिल्कुल वर्ड का मतलब ही चेंज हो गया, बट पहले जंगली वर्ड का मतलब उन लोगों से था जो लोग जंगलों का इस्तेमाल करके अपना गुजारा बसारा करते थे, ठीक है। जो जंगलों की चीज़ों का यूज़ करके गुजारा बसारा करते थे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। तो लेकिन जंगलों में लेकिन जंगली होने का मतलब ये नहीं था कि सभ्यता का ना होना बिल्कुल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा जंगली है तो वो असभ्य है, बिल्कुल सभ्यता है ही नहीं उसमें, ऐसा नहीं है। उन दोनों ही शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता था जिनका गुजारा जंगलों के उत्पादों से, शिकारों से और स्थानांतरीय खेती से होता था, और यह काम मौसम के मुताबिक होते थे। अभी मैं बताऊंगा मौसम के मुताबिक कैसे ये काम करते थे, शिकार कब करते थे, उत्पाद कब करते थे, उत्पाद यानी खेती वगैरह कब करते थे, स्थानांतरित खेती कब करते थे, ये भी मैं बताऊंगा आपको। बट सबसे पहले तो तीनों वर्ड का मतलब, जंगलों के उत्पाद का मतलब होता है जंगल से चीज़ें वगैरह लेके यूज़ करना, है ना। शिकार करना तो पता ही आपको। स्थानांतरित खेती का मतलब आपको पता है ना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर पढ़ा होगा आपने। ये क्या करते थे, जो हमारे जंगली लोग थे जंगल के एक इलाके में जाते थे, जंगलों को काटते थे, उस वाले इलाके के वहाँ पर उनको जलाते थे और उनकी जो राख होती है उसमें खेती वगैरह करते थे। फिर एक बार खेती करने के बाद कुछ सालों तक उसको छोड़ देते थे ताकि वहाँ पर दोबारा से जंगल बस पाए, है ना। अब आ जाते हैं जैसे, है ना, एक एग्जाम्पल दे रखा है भील का। भील एक कम्युनिटी है, मैं आपको बता दूं, एक ट्राइब है, ठीक है। एक हमारे आप कह सकते हो जो जंगल में रहने वाले लोग हैं। और मैं आपको बता दूं, वैसे अगर कोई बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो, क्योंकि देखते हैं बच्चे, तो जो आपका भील है ना वो पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो एमपी में है, याद रखना। बसंत के मौसम में जंगलों के उत्पादों को इकट्ठा किया जाता था। मतलब भील जो कम्युनिटी है बसंत के टाइम में क्या करती थी, जंगलों से चीज़ें इकट्ठा करती थी। गर्मियों के टाइम में मछली पकड़ती थी, मानसून के टाइम में वो खेती करती थी, और शरद के टाइम यानी ठंडी के टाइम में वो शिकार करती थी। तो ये बता रखा है। और साथ में एक जगह से दूसरी जगह घूमना, ये है ना जंगल के जो कबीले के लोग थे ना, उनकी एक खास खासियत थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, ठीक है। अब राज्य की बात अगर हम बात सुने, राज्य मतलब जो मुगल एम्पायर है वो इन कबीलों के लोगों के बारे में क्या सोचते थे, इन जंगली लोगों के बारे में क्या सोचते थे। तो ये जो है ना वो इनको सही नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जंगल जो है वो उलट-फेर वाला इलाका है, बदमाशों को शरण देने वाला इलाका है। और उनका मानना था कि, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कि एक बार उनका मानना था कि ना जो जंगल है वो एक ऐसा सुरक्षा कवच है, यानी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कैसे लोगों को, बदमाशों को और ऐसे खराब लोगों को शरण प्रोवाइड करता है। और साथ में एक ऐसा इलाका है जिनके पीछे परगना, परगना का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। क्या मतलब होता है परगना का? डिस्ट्रिक्ट। अभी आएगा नीचे, मैं चलो दिखा भी दूंगा आपको, वैसे इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। मुगल एम्पायर में डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था। तो माना जाता है कि उस समय जो मुगल एम्पायर है वो ये सोचता था कि ये जो जंगल है वो एक ऐसा इलाका है जिसके पीछे जाने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं ना वो विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे, ठीक है जी। चलो अब आ जाते हैं जंगलों में घुसपैठ। अब एक बात तो आपको पता चल गई थी कि जो हमारे जंगल है वो थोड़ी सी फ़ायदा भी होता है जंगलों का, है ना। बट मुगलों के लिए तो वो एक अभिशाप से कम नहीं था। मुगल तो जंगलों को पसंद नहीं करते थे, बट फिर भी उन्होंने जंगल के अंदर से चीज़ें वगैरह लेना शुरू कर दी, जैसे हाथी। आपको पता ही है कि राज्य के लिए, राज्य की जो सेना है उसके लिए हाथी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इसी वजह से जंगल वासी जो थे वो जब पेशकश प्रोवाइड करते थे ना, तो वो ज़्यादातर हाथी देते। किसको हाथी देते थे? हमारे मुगल को। यस और नो, ये क्लियर हो गया आपको? चलो। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ना बेसिकली जंगलों में है ना शिकार करने जाता था कौन? ये देखो, ये पिक्चर दे रखी है। जंगलों में ना हमेशा शिकार करने जाता था कौन? हमारे मुगल राजा। अब ये मुगल राजा जो शिकार करने के लिए जाते थे ना, बेसिकली ना बोला जाता है कि जो हमारे दरबारी इतिहासकार थे उनका मानना था कि ना ये जो अभियान, ये जो शिकार अभियान है, उनका मेन मोटिव शिकार करना नहीं होता था। उनका मेन मोटिव ये होता था मुगल राजाओं के कि वो जाके हमारे जो भी लोग हैं उनकी पर्सनली, उनकी प्रॉब्लम को पर्सनली सुन पाए और उनका जो है वो निपटारा कर पाए व्यक्तिगत रूप से। इसी वजह से माना जाता है कि वो शिकार अभियान जो है वो चलाया जाता था। अब देखो क्या लिखा है, मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीब और अमीर सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था। मतलब बेसिकली जुड़ने के लिए यूज किया जाता था शिकार अभियान को, ठीक है। क्या लिखा है, मुगल राजनीति विचारधारा में गरीब और अमीर सहित सबके जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था शिकार अभियान, ठीक है। दरबारी इतिहासकार की माने तो शिकार अभियान
के नाम पर बादशाह जो है वो अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करते थे और इस तरह अलग अलग इलाके के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करते थे। दरबारी कलाकारों के चित्रों में जो शिकार है का विषय बार बार आता है और इन चित्रों में जो चित्रकार है अक्सर छोटा सा एक दृश्य डालकर सद्भावना पूर्ण शासन का संदेश देता है कि देखो कितना बढ़िया राजा है, हमारे इलाके में आ रहा है, गांव में आने की जरूरत नहीं है फिर भी आ रहा है। तो ये दिखाने की कोशिश करी गई थी इन चित्रकारों द्वारा कि देखो राजा कितना बढ़िया है। ठीक है, बाकी ये देखो परगना का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक प्रशासनिक केंद्र होता है ना, परमंडल होता है मुगलों का। नेक्स्ट है पेशकश। क्या होती है? जो मुगल राजाओं को जो दी जाती है ना, भेंट दी जाती है, उसको कहते हैं पेशकश। अब आ जाते हैं नीचे, मैंने कहा था हर चीज़ बॉक्सेस वगैरह भी क्लियर करेंगे। तो ये बेसिकली एक पोयम है, नीचे एक पोयम लिखी हुई है। किसने लिखी थी? मुकुंदराम चक्रवर्ती ने लिखी थी। पोयम का नाम है चंडी मंगल। इसके जो हीरो है उसका नाम है कालकेतु। अब ये है क्या? इस पूरी की पूरी पोयम में अगर आप पढ़ोगे तो ये लिखा है कि जो मुगल राजा है वो अपनी सेना भेजता है, जंगल कटवा रहा है, बाजार बनवा रहा है वहाँ पर। तो ये वो पूरी की पूरी बात लिखी हुई है। ठीक है, ये देखो भारी भरकम चाकू कुल्हाड़ी लेकर वो सारे के सारे लोग आए हैं, है ना। और सुपारी मतलब क्या है, जिन दी सुपारी एक दो को। ठीक है, मतलब पूरी वही बात लिखी हुई है। आप चाहो तो मैं पढ़ सकता हूँ बट टाइम वेस्ट होगा, आपको पता ही है ना। और जपते हुए अपने पीर पैगंबर का नाम और जंगलों को हटाने के बाद उन्होंने बसाए बाजार, मतलब बाजार बाजार वगैरह बसाए उन्होंने, ये पूरी बात लिखी। और ये एक और बात, ये बंगाली पोयम है, बंगाली कविता है ये तो हिंदी में ट्रांसलेशन दे रखा है, वैसे है बंगाली पोयम, याद रखना ये बात। नेक्स्ट आ जाता है, ये थोड़ा बता रखा है ये भी बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर ये बता रखा है जो कबीले के लोग थे ना और जो मैदान के लोग थे। कबीले के लोग यानी जंगल के लोग जो जंगलों में रहते थे, और जो मैदान के लोग थे उनके बीच में भी आपस में व्यापार वगैरह होता था। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है अवध सूबे का। आज तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है अवध, बट वहाँ के जो मैदानी इलाके के लोग थे और जो पहाड़ी लोग थे, पहाड़ी कबीले के लोग थे, वो भी जो है वो एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज करते थे। यही बताता है अबुल फजल। ठीक है, तो इसने बताई है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, शीशा हो गया, कस्तूरी हो गया, याक हो गया, याक की पूंछ हो गई, शहद हो गया, चू, बहुत सारी चीज़ें जो है वो दान प्रदान करी जाती थी। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं आगे, जंगलों के लोगों पर असर। अब देखो बेसिकली मुगल साम्राज्य भी जंगलों के अंदर आ रहा था, धीरे 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 एंटर करने की कोशिश कर रहा था। यस और नो, एंटर ही कर रहा था एक तरह से, है ना। जंगलों से चीज़ें वगैरह वो भी ले रहा था और जंगलों के को हटाकर खेती, अभी अभी हमने ऊपर देखा, जंगलों को हटाकर वहाँ पर जो है वो खेती करने की कोशिश कर रहे थे। ये सारे मतलब बेसिकली अब ये जो चीज़ें हो रही थी, ये जो खेती वगैरह हो रही थी, ठीक है। अब एक और बात, जंगलों को जब साफ किया जाता था ना, तो एक बात और बता दूं, ये जंगलों को साफ करने के बाद जो ज़मीन थी ना, वो जंगल वालों को ही दे दी जाती थी कि भाई आप ही करो खेती। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जंगल काट कर उस जमीन को अगर किसी और बंदे को दे दोगे तो वो जंगली लोग तो मार देंगे उसको, कहेंगे ना भाई ये तो जमीन तो हमारी है, जंगल तो हमारा है, तू कहाँ से आ गया। तो इस वजह से उन्हीं को दे दी जाती थी। तो आप समझ रहे हो ना, तो जंगल के लोगों ने धीरे धीरे खेती भी करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, और ज्यादातर वो जो खेती करते थे वो बढ़िया होती थी। बढ़िया से मेरे कहने का मतलब कि ऐसी खेती होती थी जो कि वाणिज्य खेती होती थी, यानी दूसरे देशों में भी भेजी जाती थी उनकी फसलें वगैरह। अभी मैं बताऊंगा, फसलें वगैरह तो नहीं, चीजें वगैरह मतलब बेचने के लिए यूज करने लग गए थे। हमारे जंगलों के लोग जो खेती करते थे अपने इलाकों के अंदर, वो चीजें बेचने के लिए यूज करने लग गए थे। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरी बात एक सामाजिक चीजें भी चेंज हुई। अब पहले क्या होते थे, कबीले के लोग थे, है ना, थोड़े थोड़े सरदार, अब है ना वो क्या, वो जो सरदार वगैरह होते, अब वो जमींदार बन गए वो सरदार, है ना, क्योंकि रिच हो गए थे, अब थोड़ा पैसे वगैरह आ गया, वाणिज्य खेती हो रही है उनके इलाके में, तो सरदार वगैरह बन गए, अपनी सेना वगैरह भी बना ली उन्होंने। ठीक है, और ये सारी बातें हमें जो है वो अबुल फजल की जो हमारे आईन अकबरी उससे पता चलता है, बट हम पढ़ लेते हैं फिर भी। वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी कारकों के रूप में जंगल वासियों की जिंदगी पर भी पड़ा। अब जंगलों के उत्पाद जैसे शहद हो गया, ठीक है, मधुमोम हो गया, लाख हो गया, उनकी बहुत मांग थी। लाख जैसी वस्तु की अगर बात करें तो 16वीं शताब्दी में भारत से समुद्री पार होने वाले निर्यात का एक मुख्य वस्तु थी। मतलब बाहर जब जो भी चीजें भेजी जाती थी ना भारत से दूसरी कंट्री में, तो उनमें से एक मेन इंपॉर्टेंट चीज लाख थी। ठीक है, और हाथी भी पकड़े जाते थे और बेचे जाते थे, है ना, इसके काम में भी लग गए थे हमारे जंगलवासी। और कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच में होने वाले जो जमीनी व्यापार है ना उसमें भी लग गए। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है जी, पंजाब के लोहानी कबीला। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कबीला था जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो जमीनी व्यापार था उसमें शामिल हो गया था। तो ये था हमारा लोहानी कबीला पंजाब का। यस और नो, चलो जी आगे देख लेते हैं सामाजिक कारण। अब समाज के अंदर भी थोड़े बहुत बदलाव होने लगे। कैसे? कई कबीलों के सरदार तो जमींदार बन गए, राजा भी बन गए बहुत सारे तो, और मैंने आपको बताया सेना खड़ी कर दी। अगर सिंध के इलाके की बात करूं तो वहां पर तो कबीलाई सेना के पास जो कबीलाई जो सेना होती थी उसमें 6000 से ज्यादा घुड़सवार थे और 7000 से ज्यादा पैदल सिपाही थे। असम के अंदर भी जो अहोम राजा थे ना हमारे, है ना, उनके अपने पायक होते थे। अब ये पायक कौन होते हैं? ये पायक वो लोग होते हैं जिनको
अहोम राजा बोलता था कि भाई आप मेरे को सेना प्रदान करो, मतलब आप सैनिक सेवा प्रदान करो, मैं आपको ज़मीन दूँगा, ठीक है? फिर बाद में जाके जो अहोम राजा थे उन्होंने बोल दिया भाई जंगलों के अंदर से हाथी पकड़ने का एक अधिकार हमारा ही है बस, ठीक है? वो सिर्फ़ हम ही ले सकते हैं। ठीक है जी, आई होप ये बात तो मतलब सामाजिक बदलाव भी हो रहे थे, वाणिज्यिक खेती से थोड़ा खेती-वेती पर भी प्रभाव पड़ रहा था या उनके जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा था। अब वो जो है उनको शिकार करना इतना ज़्यादा बहुत नहीं करना पड़ रहा था। यस सर नो क्लियर हो गया? चलो जी आगे। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने शिकार करना बिल्कुल छोड़ दिया, बट एक तरह से वो थोड़ा-सा एक वाणिज्यिक भी हो गए थे, जो उनका पुराना जीवन था उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया। ठीक है? चलो। आगे आ जाते हैं और मैंने आपको बता दिया ये सारी की सारी बातें हमें आईने अकबरी से पता चलती है। ओके? और इसके साथ एक सांस्कृतिक बदलाव भी आया। सांस्कृतिक बदलाव कैसे? पहले जो कबीला के लोग थे वो तो एक तरह से नेचर को मानते थे, है ना? पहाड़ों की पूजा करना, पेड़ों की पूजा करना ये। बट उसके बाद फिर है ना धीरे-धीरे आप कह सकते हो कि मुगलों के इन्फ्लुएंस से फिर जो इस्लाम धर्म को भी उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। जैसे सूफी संत हो गए, पीर हो गए, उन्होंने भी बड़ी भूमिका अपनाई। किस में भूमिका अपनाई? जो हमारे कबीलाई के लोग थे उनको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए जो है एक तरह से प्रोत्साहित किया और बहुत एक बड़ी भूमिका निभाई कि लोग वहाँ पर इस्लाम धर्म को माने। ठीक है? तो 3 चेंजेस देख लिए। पहला उनके उनका आप कह सकते हो जो आप आर्थिक बदलाव क्या आया उनके जीवन में, सामाजिक बदलाव क्या आया, सेना वगैरह वाला, और तीसरा सांस्कृतिक बदलाव क्या आया। ठीक है? तो ये तीनों के तीनों हो गए। मेरे को लिखने की ज़रूरत तो नहीं ना, सामाजिक, सांस्कृतिक और वो तो आप समझ ही गए, वीडियो तो आप देख ही रही हो। नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आ जाते हैं जी, ज़मींदार की बात करते हैं, ठीक है? अब ज़मींदार के बारे में आपको एक बात तो पता है, ये वो लोग होते थे जिनकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा होती थी, खुद की ज़मीन पर डायरेक्टली खेती नहीं करते थे, दूसरों से करवाते थे। ये सबसे ऊपर थे, मतलब ये जो पिरामिड होता है ना, एक तरह से गाँव का पिरामिड होता है, सबसे ऊपर महँगी बातचीत किसकी होती थी? हमारे ज़मींदार की। गाँव में तो सबसे बड़ी बातचीत इन्हीं की होती थी, ज़मींदार की, ठीक है? ज़मींदार की बातचीत बड़ी महँगी होती थी और इनके पास तो देखो एक बात तो है ये कि आर्थिक भी सुविधाएँ भी मिली हुई थी और सामाजिक भी, समाज में भी इनका बहुत ऊँचा तबका था। मैं बता दूँ ज़्यादातर जो ज़मींदार हुआ करते थे ना, वो ज़्यादातर या तो ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, बाद में फिर जो मुस्लिम लोग हैं, जो मध्य वर्ग के, वो भी जो है वो ज़मींदार वगैरह बनने लग गए थे। इनके पास अपनी मिल्कियत होती थी, मिल्कियत यानी जो बड़ी-बड़ी ज़मीनें होती थी उसको मिल्कियत ही बोला जाता था, ठीक है? और पता है क्या होता था? ये अपनी ज़मीन पे खेती वगैरह करवाते थे ना, तो खेती वगैरह करवाने के बाद जो प्रोडक्शन होता था, उसको बेचने के लिए उन्होंने बाज़ार वगैरह भी स्थापित किए थे और बहुत सारे किसान अपनी खेती वगैरह है उसको बेचने के लिए इनके बाज़ारों में भी आया करते थे। इनके बाज़ार मतलब ऑब्वियस चीज़ मतलब पर्सनली बाज़ार नहीं है, मतलब वो बाज़ार जो इन्होंने बनवाने का इनिशिएटिव वगैरह लिया था उसमें बेचने आते थे, ठीक है? और ये जो ज़मींदार थे उन्होंने फिर चीज़ें जो अपनी ज़मीनें बेची वगैरह भी जाती थी और कभी-कभार जो ज़मींदार है, एक ज़मींदार अपनी इलाका बढ़ाने के लिए दूसरे ज़मींदार पे अटैक भी कर देता था, बट ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो राज्य था यानी मुगल था वो नहीं चाहते थे कि ऐसा वगैरह हो, ठीक है? अब ये तो मैंने समझा दिया, अब इसको रीड करना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं समझा इसलिए देता हूँ पहले ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आगे देखते हैं हम कि मुगल ये पहले क्या बता रखा है, देखो क्या लिखा हुआ है कि मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान अब तक अधूरी रहेगी जब तक हम गाँव में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात ना कर ले जिसकी कमाई तो खेतों से ही आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। इसका मतलब डायरेक्ट खेती नहीं करते थे, बट फिर भी पैसा उनका खेतों से ही आता था। जैसे ज़मींदार, सबसे बड़ा उदाहरण यही है ज़मींदार। ये काम इनका डायरेक्टली खेती से लेना देना नहीं था, बट खेतों से इनकी कमाई आती थी। जो अपनी ज़मीनों के मालिक थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से बहुत ही कुछ सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। ज़मींदार की बड़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण था उनकी जाति, है ना? जो कभी नहीं जाती वो है जाति। दूसरा कारण यह था कि लोग राज्य को कुछ खास किस्म की खिदमत भी देते थे, सुविधाएं वगैरह भी देते थे। मतलब वही है, मैं आपको बता दूं कौन सी सुविधा देते थे। ये जो है वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे राज्य के लिए, मतलब राज्य का एक तरह से भरोसा था इन पे, मुगल का बहुत ज़्यादा भरोसा था इन पे, ठीक है? तो क्या क्या थे इनकी हैसियत के कारण, ठीक है? इनके पावर डोमिनेंस का कॉज क्या था? पावर का कॉज क्या था इनके? एक तो क्या इनकी जाति, ठीक है? उनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत का मेन कारण था इनकी जाति, और दूसरा कारण था कि राज्य को सुविधाएं वगैरह और खिदमत भी प्रोवाइड करते थे। जमींदारी की जो समृद्धि की वजह थी वो तो आपको पता है, उनकी व्यक्तिगत ज़मीन थी जिनको मिल्कियत बोला जाता था, यानी संपत्ति वगैरह बोला जाता था। अक्सर इन ज़मीनों पर दिहाड़ी के मजदूर यानी जो पराधीन मजदूर होते थे वो काम वगैरह करते थे, और जो ज़मींदार होता था अपनी मर्जी के मुताबिक इन ज़मीनों को बेच वगैरह भी सकता था और दूसरे के नाम वगैरह भी कर सकता था, गिरवी वगैरह भी रख सकता था। ये भी बात मैंने आपको बता दिया। ज़मींदार की ताकत इस बात से पता चलती है कि जो राज्य है
उनकी ओर से उनसे मतलब उनसे कर वसूलवाता था, ठीक है। मतलब ये तो बात मैंने आपको पहले बता दी कि जमींदार की ताकत इस बात से ही आती है कि वह अक्सर राज्य की ओर से कर वसूला करते थे। इसके बदले में वित्तीय मुआवजा वगैरह मिलता था, उनको भी कुछ मुगल कहते थे ना, हाँ भाई बाकी हमें दे दो, कुछ 1-2% रख लो। साथ में सैनिक संसाधन उनकी ताकतों का एक और जरिया था, मतलब उनके पास अपनी सेना वगैरह भी थी, ठीक है। और ज़्यादातर जमींदार के पास अपने किले वगैरह भी होते थे और सैन्य टुकड़ियों भी थी, जिसमें घुड़सवार और तोपखाने और पैदल सिपाही वगैरह के जत्थे भी होते थे, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, पिरामिड के अंदर वो सबसे संकरे यानी सबसे ऊपर वाले एरिया के अंदर आते थे, कौन, हमारे जमींदार। और अबू फजल का अगर माने तो जो ऊंची जाति के जो ब्राह्मण और राजपूत होते थे ना, उनका ही गठबंधन था जमींदारों का, ठीक है। और जो एक तरह से पूरे के पूरे गांव पर ठोस नियंत्रण बनाए रखते थे, ठीक है। पर बाद में क्या हुआ, मध्यम जाति के भी कुछ लोगों की इसमें नुमाइंदगी थी, जैसे मुसलमान जमींदार में भी थे, मुसलमान जमींदार भी हुआ करते थे, ठीक है। और समसामयिक दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि जंग, मतलब जंग की जीत से भी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, मैंने आपको बता दिया। जमींदार फैलाने के लिए एक तरीका यूज़ किया करते थे, कमज़ोर जो जमींदार होता था ना उसको बेदखल कर देते थे, बट इसकी संभावना बहुत कम थी क्योंकि जो राज्य इसकी इजाज़त नहीं देता था, आक्रामक रुख की इजाज़त जो राज्य है वो नहीं देता था, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। चलो आगे, आगे क्या लिखा हुआ है कि इससे भी महत्वपूर्ण है जमींदारी की पुख्ता। जमींदारी की पुख्ता करने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत धीमी थी। इसका मतलब है कि देखो, मतलब ये है कि मान लो आपने किसी जमींदार की ज़मीन छीन भी ली ना, तब भी जो प्रोसेस है बहुत मतलब उसकी ज़मीन को अपने नाम करवाने की प्रोसेस बहुत धीमी थी। तो यार उसको छोड़ता यार, क्यों यार मत्थामारी करे, बार बार अब इसके पेपर बनवाओ, ये बनवाओ, क्योंकि मुगल को भी पूरा का पूरा वो चाहिए था कि भाई तुम्हारी ही ज़मीन है या तुमने किसी की छीनी है। तो इस वजह से जो है इसी वजह से बोल रखा है कि ना, एक ज़मींदार दूसरे ज़मींदार पे बहुत कम अटैक किया करता था, ठीक है। और नई ज़मीनों अब तरीका क्या था, अब दूसरे की ज़मीन, मतलब ज़मीनें कैसे एक दूसरे की ज़मीन कैसे कैरी कर सकते हो, मतलब ज़मीन कैसे दूसरे की ज़मीन नहीं, मतलब अपनी ज़मीन को कैसे बड़ा कर सकते हो, तो इसके बहुत सारे तरीके थे। कैसे, नई ज़मीनों को बसाकर, जंगलों का इलाका जो है ना, जंगलों का इलाका, वहाँ पर अपना अपनी ज़मीन को आप बढ़ा सकते हो क्योंकि वहाँ कुछ था नहीं। दूसरा, हस्तांतरित के ज़रिए, यानी खुद एक ज़मींदार बोल देता था कि इसको दे दो। राज्य के आदेश से, यानी राज्य ने आदेश दिया कि भाई ये ज़मीन जो है या ले लो तुम, तो ऐसे भी उसकी ज़मीन बढ़ती थी, क्या, खरीद कर। तो ये कुछ तरीके थे जिससे उस ज़मीन बढ़ा सकता था। कैसे, मतलब दूसरे की ज़मीन छीनने के अलावा क्या क्या थे उसके पास, पहले नई ज़मीन बसाकर जंगल वाले एरिया को काट कर, ठीक है, हस्तांतरण के जरिए किसी ने उसके नाम कर दी। तीसरा है कि राज्य के आदेश से राज्य ने बोल दिया कि ज़मीन ले लो। और चौथा है खरीदारी कर कर, ठीक है, खरीद कर, ठीक है। और जो निचली जाति के लोग थे उनको भी आप कह सकते हो कि ज़मींदार के दर्जे में दाखिल हो सकते थे। कैसे, क्योंकि ज़मींदार एक टाइम पर है ना, मुगल के टाइम में बहुत ज़्यादा अपनी ज़मीन बेच रहा था। तो उस टाइम में अगर कोई हमारे नीचे तबके के लोग हैं, उनके पास पैसे हैं, तो वो भी उनकी ज़मीन वगैरह खरीद सकते थे, ठीक है। कई कारणों ने मिलकर परिवार वंश आधारित जमींदार को आप कह सकते हो पुख्ता होने का मौका दिया। मतलब एक तरह से जो जमींदार के पास ये पूरी की पूरी ज़मीन थी ना, ठीक है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो था वो फैमिली का भी था। देखो, एक जमींदार की फैमिली फिर आगे बढ़ेगी, अपने बेटे को देगा ज़मीन, फिर उसके बेटे को देगा, तो इसलिए उनके पास पारंपरिक ज़मीनें वगैरह होती थी, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर कौन होते थे, जाट होते थे, हमारे राजपूत। आज भी आप देखना, मेरे खुद बहुत सारे दोस्त हैं, जाट भी है, राजपूत भी है, ठीक है। उन दोनों के पास ज़मीनें पक्का होती है। एक के पास बीघा, बीसा, है ना, किले। अगर आप हरियाणा से हो तो ये वर्ड आपको ज़रूर पता होगा, किले, ठीक है, तो किले होते हैं। तो इस ये इनका एक रीज़न ये भी होता है कि पुख्तैनी ज़मीन भी होती है, पुश्तैनी ज़मीन भी होती है, ठीक है ना। चलो जी, आपको बात ये आपको समझ आ गई है कि इसी इसी तरह मध्य और दक्षिणी पश्चिम बंगाल में भी जो किसान थे, जैसे सदगोप हो गए, वो भी ताकतवर जमींदार की तरह खड़े हो गए थे। वो क्यों, क्योंकि उन्होंने भी ज़मीन वगैरह कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा था, है ना। बहुत सारे जो है वो जमींदार में भी एंट्री करने लग गए थे, ओके। और जमींदार की जो खरीद फरोख्त थी से गांव का मुद्रीकरण भी हुआ। ये बात मैंने आपको बताई दिया। मुद्रीकरण कैसे हुआ, खरीदते थे, बेचते थे, तो इन टर्म वो पैसे में ही बेचते थे उस समय तो, क्योंकि ज़मींदार को एक ज़मीन की जगह इतना खेती थोड़ी ना देगा, है ना, कुछ ज़्यादा ही देगा, तो उसके लिए तो अमाउंट का यूज़ किया जाता था, ओके। और अपनी मिल्कियत वगैरह को वो फसल वगैरह भी बेचता था, मैंने आपको बताया था। और फिर उन्होंने बाज़ार वगैरह इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिया अपनी किसानी को बेचने के लिए, अपनी खेती को बेचने के लिए। और इसी वजह से जो किसान थे उनकी फसलें, दूसरे किसान भी जो थे वो भी उन बाज़ारों में फसलें बेचने आते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि ज़मींदार एक शोषण वर्ग भी हुआ करता था, शोषण वगैरह करता था। बट फिर भी जो है वो किसान से इसके रिश्ते भी पारस्परिकता और पैतृकवाद और संरक्षण से जुड़े हुए थे। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि ये एक तरह से किसानों की हेल्प भी करता था, शोषण भी करता था, बट एक तरह से हेल्प भी करता था। और पैतृकवाद वाला सिस्टम चलता आ रहा था कि
ये मतलब होता है ना, एक बंदे को सेठ जी बोल दो, फिर आपका बेटा भी उसको सेठ जी ही बोलेगा, फिर ऐसा मतलब एक तरह से ये समझ रहे हो कि लोग एक तरह से खुद भी इज्जत करने लग गए थे उसकी, जो किसान है वो भी इज्जत करने लग गए थे। देखो एक बात बताता हूँ, अगर कोई पर्सन है ना, अगर वो 100 चीज़ें गलत कर रहा है आपके साथ, एक चीज़ अच्छी करेगा ना, तो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि यार ठीक है बंदा, मतलब 100 चीज़ गलत करने के बाद, फिर भी आप अगर उसके पास जा रहे हो और वो आपकी हेल्प कर देता है, तो आपको लग रहा है कि सही बंदा है। तो यही चीज़ थी वो ज़मींदार की, ज़मींदार के साथ भी थी। अच्छा ये पता कैसे चलता है? अभी जैसे मैंने बोला कि ज़मींदार जो था मतलब ज़मींदार शोषण भी करता था, बट फिर भी लोग जो है उसकी रिस्पेक्ट वगैरह करते थे, उसके पारस्परिक रिश्ते जो थे वो अच्छे थे। उनको बहुत ज़्यादा उस समय जो है वो क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता था। ज़मींदारों को, ये हमें कैसे पता चलता है? वो पता चलता है भक्ति संतों से। जब भक्ति संतों ने जातिगत जो जाति के ऊपर जो सवाल उठाए थे, हमने पढ़ा था ना हमने चैप्टर नंबर 6 में, तो जब जातियों को लेकर जो है वो सवाल जवाब उठ रहे थे, सारी की सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो उन्होंने कभी भी ज़मींदारों को लेकर एज़ सच कोई क्रिटिसिज़्म नहीं देखा, क्रिटिसिज़्म नहीं किया उन्होंने ज़मींदारों का, ठीक है? साथ और वो ज़्यादातर जो क्या मतलब निशाना बनाया जाता था ना भक्ति संतों द्वारा, वो यहाँ तो बनाया जाता था कि जो जाति वगैरह को लेकर भेदभाव करते थे, और दूसरा जो ये है ना, वो ज़्यादातर जो है वो शोषण मानते थे कि राज ही कर रहा है, राजा ही कर रहा है, ठीक है? यानी मुगल को ही डायरेक्टली टारगेट कर लिया जाता था। चलो, क्या लिखा हुआ है? जातिगत और दूसरे किस्म की अत्याचारों की निंदा की है। वहीं उन्होंने ज़मींदार को किसान के शोषण या उन अत्याचारों अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दिखाया। मतलब ये जो भक्ति संत थे, उन्होंने ज़मींदार को नहीं खराब बताया, ठीक है? आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकार ही उनके गुस्से का निशाना बना। मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो गुस्सा इसलिए ही थे हमारे ज़मींदारों पे, क्योंकि वो क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, ये बता रखा है कि जब 17वीं शताब्दी के अंदर भारी संख्या में जब हमारे राज्य के खिलाफ जब हमारे ज़मींदारों ने विद्रोह किया था ना, ठीक है? तो उस समय जो है बहुत सारे किसानों ने ज़मींदार का साथ भी दिया। मतलब ज़मींदार के साथ रिलेशन जो थे किसानों के, एक तरह से कह सकते हो अच्छे भी थे, बुरे भी थे। ठीक है? बट ये जो है वो कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया था ज़मींदार को, ना ही भक्ति संतों ने किया था। ठीक है? एक तो हमें कैसे पता चलता है कि लोग जो हैं वो मतलब ये कैसे पता चलता है कि, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ टॉपिक, बताना इंपॉर्टेंट है इस वजह से, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ज़मींदार वगैरह जो थे, उनको उस समय जो छवि थी वो कैसी थी? तो ज़मींदार माना जाता था कि जो हमारे भक्ति संतों ने थे, उन्होंने कभी ज़मींदार को टारगेट नहीं बनाया, और दूसरा पॉइंट हमें ये भी पता चलता है कि ज़मींदार ने जब राज्य के खिलाफ वो किया ना, आंदोलन वगैरह किया, तो किसानों ने भी उनका समर्थन किया। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक है जी भू राजस्व प्रणाली। ठीक है, भू राजस्व प्रणाली का मतलब क्या होता है? टैक्स वगैरह वाला, टैक्स कलेक्ट करना। जैसे कि आपको पता है कि ज़मीन से मिलने वाला जो राजस्व था, वही मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। मतलब सारा का सारा जो टैक्स कलेक्ट होता था, मैंने आपको बताया मैक्सिमम टैक्स जो है वो कृषि से ही कलेक्ट होता था। ठीक है, कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते हुए साम्राज्य में तमाम इलाकों को राजस्व आकलन व वसूली के लिए यह ज़रूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। मतलब पूरा का पूरा टैक्स कलेक्ट करना, ये देखना ज़मीन कौन सी पे टैक्स कितना है, किस पे कितना है, ये पूरा का पूरा एक तरह से आप कह सकते हो प्रशासनिक तंत्र बनाना इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसीलिए उन्होंने एक बंदे को सेलेक्ट किया जिसका नाम था दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी, और इस तंत्र में वह शामिल था। किस तंत्र में? प्रशासनिक तंत्र, जिसका काम पूरा का पूरा टैक्सेशन वगैरह का देखना था। उसकी जिम्मेदारी किसके पास थी? हमारे दीवान की थी। ठीक है, और इस तरह से हिसाब किताब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए। यानी ये सारे के सारे जो हमारे प्रशासनिक तंत्र के थे वो खेती में शामिल हुए। एक तरह से आप इंटरफेयर कर रहे हैं ना वो टैक्स वगैरह, और कृषि साधनों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। मतलब ये है कि संबंधों को, सॉरी, कृषि संबंधों को, कि राज्य और कृषि के बीच में क्या संबंध रहेगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाई इन्होंने। क्या देखा अभी तक हमने? ये देखा कि जो मुगल साम्राज्य है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो आर्थिक बुनियादी की एक तरह से रीढ़ की हड्डी थी, वो था हमारा टैक्स। और टैक्स पूरा का पूरा सिस्टम बनाने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दीवान को दी। और कहीं न कहीं इन्हीं लोगों ने कहीं न कहीं अ कृषि साधनों संबंधों में, कृषि के संबंधों में एक तरह से कृषि और जो हमारा मुगल एम्पायर था उसके बीच में संबंधों का निर्णायक भूमिका निभाई। ठीक है? अब आप देखना, लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने के लिए मुगल साम्राज्य में जमीन और उस पर होने वाले उत्पाद के बारे में खास किस्म की सूचना इकट्ठा करने की कोशिश करी। ठीक है, मतलब यह है कि पूरा का पूरा टैक्स वगैरह के, किस जमीन पे कितना टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, उसके लिए वो ना दो चीजें पहले चेक करते थे। पहला, दो चरण में वो भू राजस्व का इंतजाम वगैरह करते थे। पहला, कर निर्धारण कि कितना होगा। दूसरा, एक्चुअल वसूली। सर क्या मतलब है इसका? मतलब कर
निर्धारण तो समझ आ गया कि कर को एक जगह फिक्स करना कि मान लो ये ज़मीन है, इस पे 100 रुपए जो है वो कर है। ये कर वसूली सर, कर ऑब्वियस सी बात है सर, कर निर्धारण अगर हमारा 100 रुपए का होगा तो कर वसूली भी तो 100 रुपए की होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता था। ठीक है? सुनना मेरी बात। एक्चुअल में ना 2 चीज़ें होती थी, जो हमारा कर निर्धारण करने वाले लोग हैं ना, वो उस अमाउंट को कहते थे क्या? जमा। समझ गए? मतलब बेसिकली मान लो ये एरिया है, इससे है ना कोई ऑफिसर आया, उसने बोला यार इस पे कितना टैक्स कलेक्ट होगा, तो टैक्स कलेक्टर ने बोला कि जी 100 रुपए कलेक्ट होंगे, तो ये 100 रुपए को कहते थे हम जमा। ठीक है? और एक्चुअल में जो किसान होता था, जितना टैक्स दे पाता था, क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी अच्छी नहीं थी कि जितना टैक्स निर्धारण किया उतना ही दे पाता था, थोड़ा कम दे पाता था। तो मान लो 100 रुपए फिक्स हुआ और 90 रुपए दे पाया, तो जो 90 रुपए होता था ना, उसको कहते थे हम क्या? हासिल। जो एक्चुअल में हासिल होता था, जो एक्चुअल में मिल पाता था। ठीक है? आई होप ये बात आपको कमी क्लियर हो गई हो। अब आते हैं जी थोड़ा सा आगे। क्या लिखा हुआ है कि आमिल गुजार। अभी आमिल गुजार कौन होता था? जो राजस्व वसूली करता था। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। आमिल गुजार आपसे पूछा जा सकता है, टैक्स कलेक्टर को कहा करते थे। ठीक है? करने वाले कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया था कि जहां उनसे कोश मतलब आमिल गुजारों को कोशिश करनी चाहिए कि खेती हर नगद रूप में भुगतान करे। बेसिकली अकबर ये चाहता था कि जो भी लोग हैं ना, हमारे किसान वगैरह, वो आमिल गुजार से यही बोलते थे कि आमिल गुजार भाई आप एक काम करना, क्योंकि आप टैक्स वसूल रहे हो, कोशिश करना कि सारे के सारे टैक्स जो है ना वो अमाउंट में दे, नगद में दे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई चारा ही नहीं है, हम तो लेंगे नहीं अगर आप कुछ और दोगे पैसे की जगह। नहीं, साथ में ये भी बोला गया कि फसलों के भुगतान को भी एक विकल्प खुला रखा कि अगर आप पैसे देना चाहते हो, नगद देना चाहते हो तो नगद दो। कोशिश करी जाती थी कि नगद ही मिले, और अगर नगद नहीं दे पाते थे तो उनसे उनकी खेती का हिस्सा मांगा जाता था फिर। ठीक है? और वो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे अमील गुज़ार है वो तो कोशिश करते थे ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो रख के एज़ अ टैक्स। ठीक है? मगर स्थानीय हालातों को देखकर कभी-कभार समूचे पर इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं था। देखो, इसी वजह से जो बंदे टैक्स निर्धारण करते थे ना, वो तो 100 रुपए कलेक्ट कर पाते 100 रुपए लिखते थे। बट एक्चुअल में जो अमील गुज़ार जो टैक्स कलेक्ट करने जाता था, उसको पता चलता था कि भाई ये तो 90 ही देने की औकात में है अभी। यस और नो? चलो, अब अबू फजल की बात करते हैं कि अबू फजल की आईने अकबरी में जैसे मतलब ऐसी जमीनों पर भी आंकड़ों मैं आपको बता दूं, ये इसमें क्या लिखा हुआ है सिंपल बता दूं। बेसिकली लैंड का है ना डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करी थी किसने? हमारे मुगल टाइम में जो हमारे अकबर थे ना, अकबर ने कोशिश करी थी कि अपने टाइम में पूरे के पूरे एरिया का जो लैंड है उसकी जानकारी वगैरह इकट्ठी करे कि कौन सी लैंड पे खेती हो रही है, कौन सी लैंड पे अभी खेती हो नहीं रही बट वो खुद खेती होने लायक है ना? और उसके बाद इनके काम को और भी ज़्यादा जो आगे के हमारे मुगल एम्पायर के राजा वगैरह थे, उन्होंने भी कोशिश करी थी। जैसे औरंगज़ेब का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? उसने भी कोशिश करी थी कि जितना लैंड मतलब लैंड है उसका सर्वे वगैरह किया जा सके, ठीक है? बट ऑब्वियस सी बात है ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि बहुत बड़ा था, मैंने आपको बताया जंगल का इलाका था। तो क्या लिखा हुआ है कि हर प्रांत में जुती हुई ज़मीनें और जोतने लायक ज़मीनों दोनों पर नपाई की गई, ठीक है? अकबर के शासन काल में अबुल फजल ने आईने अकबरी में ऐसी जमीनों को भी संकलित आंकड़ों में सम्मिलित कर लिया। और उसके बाद बादशाहों ने शासन काल में उसके आगे के बादशाहों के शासन काल में ज़मीनों की नपाई का प्रयास भी जारी रहा। मसलन 1665 के अंदर जो औरंगजेब है उन्होंने राष्ट्रीय कर्मचारी को स्पष्ट निर्देश दे दिया कि भाई हर गांव में आपको जाना है, ठीक है? और सालाना हिसाब किताब रखना है, कितनी ज़मीन है, किस पे खेती हो रही है, किस पे नहीं हो रही। इसके बावजूद भी सभी इलाकों पर नपाई जो है वो सफलतापूर्वक नहीं हो पाई, क्योंकि पता ही है उस समय मैक्सिमम एरिया जो था वो जंगलों से घिरा हुआ था। ठीक है? इसमें बस कुछ नहीं, ये बता रखा है कि बेसिकली अबुल फजल ने पहले तो सारा का सारा एरिया जो है वो लिख लिया, बट बाद में एंड तक भी कभी भी उस पर ये कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन से एरिया पे खेती हो रही है, मतलब नपाई नहीं हो पाई अच्छे से। ठीक है? अब मैंने जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको क्या बोलते थे? आमील गुजार। अब एक और पर्सन है जिसका नाम है आमीन, ठीक है? ऊपर वाले का नाम था आमील, ल आमिल गुजार, इसका नाम है आमिन। अभी आमिन कौन होता था? ये भी एक मुलाजिम होता था, मतलब ऑफिसर ही होता था एक तरह से मुगल एम्पायर में, जिसकी जिम्मेदारी यह थी कि सुनिश्चित करना थी कि प्रांतों में राज्य के नियम और कानून का पालन होता रहे। ठीक है? मतलब ये देखना कि सही सारे के सारे नियम लोग माने। उसका काम क्या था? टैक्स वसूलना। इसका काम क्या था? बेसिकली राजकीय नियमों के कानून का पालन हो, ये देखना काम था इसका। ठीक है? अब आ जाओ जी इस वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं ये बॉक्स में दे रखा है, बट एक्चुअल में मैं आपको बताऊं बाकी जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है ना, उन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट, आप अगर कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाता हूँ, बना दी होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको पता है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको नहीं पता तो शायद आप पहली बार या मतलब किसी
सीनियर वगैरह ने रेफ़र नहीं करी। अगर किसी सीनियर ने आपको मेरी वीडियो रेफ़र करी है तो उन्होंने बहुत बताया होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मेरे क्या वैल्यू है। बट ठीक है चलो, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना मत भूलना, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन क्या है कि बेसिकली अकबर के टाइम में भूमि को कितने वर्गीकरण में बाँटा गया था? तो मैं आपको बता दूँ, अकबर के टाइम में ना भूमि को 4 टाइप में बाँटा गया था। पहला पोलज, दूसरा परौती, तीसरा चचर, चौथा हमारा बंजर। बंजर तो वो इलाका था जहाँ पर बहुत टाइम हो गया, 5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, जहाँ पर खेती नहीं हुई। देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले पोलस ज़मीन क्या होती है? पोलस ज़मीन वो होती है जहाँ पर 1 साल में 1 से ज़्यादा खेती हो जाती है। मतलब कभी भी उस ज़मीन को खाली नहीं छोड़ा जाता। क्या लिखा हुआ है? खाली नहीं छोड़ा जाता। जैसे अभी चावल उगाए, फिर 2 महीने बा फिर कुछ और उगा लिए, फिर कुछ और, मतलब ये ज़मीन ऐसी होती थी जो बहुत बढ़िया होती थी, जिसको हमेशा उगाते रहते थे इसपे, ठीक है? एक होती थी फिर परौती। परौती वह ज़मीन होती थी जिस पर आप कह सकते हो खेती होती थी, फिर कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दिया जाता था, ताकि वो जो ज़मीन है वो दोबारा अपनी खोई हुई ताकत को वापस पा सके, है ना? ओलज क्या होती थी जिस पे बार-बार खेती करी, अभी उगाया चावल, फिर चावल की कटाई करी, फिर दूसरी फसल उगा दी, फिर तीसरी, फिर चौथी, मतलब 1 साल में 3 फसलें उगा दी। परौती वो होती थी जिस पर कुछ टाइम खेती करी जाती थी, फिर 1 सीज़न छोड़ दिया जाता था, फिर दूसरे सीज़न खेती करी जाती थी, ऐसा। ठीक है? ताकि वो खोई दी अपनी ताकत वापस कर ले, वापस पा ले। दूसरा होता था चचर। अब ये चचर क्या होता है? ये वह ज़मीन होती थी जिनको 3 सालों तक जिस पे खेती नहीं हुई है, 3 या 4 सालों तक जिनको खाली रहती थी। इसका मतलब है कि मान लो अभी मैंने खेती करी है ना? मान लो अभी मैंने 2024 में खेती करी है, ठीक है? अब मैं जो नेक्स्ट जो खेती, अगर मान लो 2027 आ गया, ठीक है? और 3 साल हो गए खेती नहीं हुई, तो ऐसे इलाकों को कहा जाता था चचर, जिनको 3 या 4 सालों तक खाली छोड़ा गया था। और कुछ इलाके ऐसे थे, जिनको 5 सालों तक खाली छोड़ा गया था, जहाँ पर 5 सालों से ज़्यादा हो गए खेती नहीं हो रही, वो है बंजर। ठीक है? देखो क्या-क्या, देखो टाइमलाइन, 1 से ज़्यादा बार 1 साल में ज़्यादा खेती हो रही है, तो उसको पोलज कहा जाता था। जिस पर कुछ टाइम का गैप दिया जाता था, उसे परौती कहा जाता था। 3 साल के लिए अगर कोई ज़मीन छोड़ी गई है खाली, तो उसे चचर कहा जाता था, और अगर 5 साल से ज़्यादा या 5 साल तक खाली छोड़ी गई है, तो उसको मैं बंजर कहूँगा। मान लो मैंने कोई ज़मीन देखी जो 5 साल तक जिस पे कृषि नहीं हुई है, तो मैं उसको क्या कहूँगा? बंजर। कोई ऐसी ज़मीन देखी जिस पे 10 साल से कृषि नहीं हुई है, उसको क्या कहूँगा? बंजर। कोई ऐसी ज़मीन जिस पे 2 साल तक खेती नहीं हुई है, उसे क्या कहूँगा? चचर। क्लियर हो गया ना? 2 साल, 3 साल, 4 साल, है ना? क्लियर हो गया ना? चलो जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट है। अब एक और, ये तो मैंने समझा दिया ना आमिल। अब आ जाते हैं मनसबदारी व्यवस्था। कुछ नहीं है मनसबदारी, बड़ा सिस्टम ईज़ी है। मनसबदार, पहली बात तो होता कौन था? मनसबदार का मतलब होता है बेसिकली रैंक। मनसब का मतलब ही होता है, अरेबिक वर्ड है रैंक। और पहले बात, ये मनसबदारी व्यवस्था, इसके 3 पॉइंट बता देता हूँ, एग्ज़ाम में आ जाता हूँ। मनसबदारी व्यवस्था अकबर लेके आया था। मनसब का मतलब एक उर्दू नहीं है, सॉरी, अरेबिक वर्ड है, और मनसब का मतलब होता है रैंक। ठीक है ना? रैंक होता है। अब इसमें क्या रहता है, ये एक सैनिक नौकरशाही तंत्र होता है। इसके अंदर जो मनसबदार होते हैं उनको क्या दिया जाता है? उनकी सेवा की जगह, वो ऑब्वियस सी बात है, पूरा सैनिक व्यवस्था वगैरह प्रोवाइड करते हैं। नागरिक मामलों की ज़िम्मेदारी उनकी होती है ना? सैनिक वगैरह के पूरे के पूरे देखना उन ऑफिसर का। और इनकी जगह इनको क्या, मतलब ये जो काम करते हैं उनकी जगह उनको क्या मिलता है? तो नकदी भुगतान मिलता है, या वो जो भी टैक्स वगैरह मतलब जो भी टैक्स वगैरह कलेक्ट होते हैं ना, या उनको उनका पार्ट मिलता है। ठीक है? मान लो किसी इलाके में वो मनसबदार है, तो उस इलाके में जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ है, या तो उसका पार्ट मिल जाएगा उसको, या क्या मिल जाएगा, या उसको नकदी भुगतान मिल जाएगा। ये दोनों हो जाता। बाकी ये मैप दे रखा है, ठीक है, कि बाबर के टाइम में ये जो एरिया पूरा बता रखा है बाबर के टाइम का है। ये जो पिंक में बता रखा है अकबर के टाइम का है, और बाकी जो ये वाला पूरा का पूरा एरिया बता रखा है ना, ये औरंगजेब ने अपने टाइम में कवर किया था। क्लियर हो गया ना? चलो जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे। ये है, ठीक है। नगद या जीन्स, ये वाला टॉपिक भी बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहले तो जमा समझ आ गया था ना, जमा क्या होता है ना? वो मतलब वो हमारी जो जमा होती थी, जमा बेसिकली उस अमाउंट को कहते थे जो एक्चुअल में, जो हमारे वो होते थे ना, क्या क्या नाम था उनका यार, मेरे दिमाग से नाम निकल गया। आमीन गुजार। हाँ जी, आमिल गुजार। जो आमिल गुजार होते थे ना, जो टैक्स फिक्स करते थे, उनको कहते थे जमा। अब सुन लो कि 1665 के अंदर जो औरंगज़ेब था, उसने अपना हुक्म वगैरह दिया था। क्या दिया था? उसने बोला था हर परगनाओं में, डिस्ट्रिक्ट में, आमीनों को निर्देश दिया था उसने कि हर गाँव में किसान के बगावत खेती के बावजूद भी हालात जो है वो मौजूदात पता करें। मतलब ये देखे कि क्या-क्या है, जाँच वगैरह करे, है ना? कि सरकार अगर टैक्स बढ़ा सकती है या नहीं बढ़ा सकती। तो मतलब यही है, टैक्स वगैरह देखने के लिए उसने अपने ऑफ़िसर को बोला कि भाई टैक्स वगैरह पे नज़र रखो, अगर टैक्स बढ़ सकता है तो बताओ, है ना? किसानों के कल्याण वगैरह पे भी ध्यान रखें। ये बात बोली गई है। अब ये आ जाओ, ये बॉक्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी-अभी मैंने क्या बताया था कि जो हमारे आमिल गुज़ार होते थे ना, उनको क्या बोला जाता था कि उनको टैक्स वगैरह कलेक्ट करना है। अब टैक्स वगैरह जो हमारी मुगल एम्पायर था, वो किस चीज़ पर फ़ोकस करता था कि टैक्स होना चाहिए किनमें? रुपीज़ में होना चाहिए, नकद में होना चाहिए। रुपीज़ तो नहीं लिखना चाहिए था मेरे को, है ना? उस टाइम तो सोने-चांदी चलते थे, खासकर चांदी चलता था, ये धातु वगैरह चलती थी, सिक्के चलते थे।
तो नकद में दो, और अगर नकद में ना दो तो उसकी जगह क्या-क्या उपाय होते थे? तो ये 4 उपाय थे। पहला था कणकृत। कणकृत का मतलब क्या होता है? कणकृत का मतलब होता है कि अंदाज़ा, ठीक है? मतलब एक वो हमारा अब क्या करना था ये तो पता ही है आपको, 1/3 लेता था, है ना? ये मैंने बताई है क्या बात ऊपर? अरे हाँ, ये नहीं बताई, ये बता देता हूँ मैं आपको कि बेसिकली पहली के जो 2 हमारी पोलर होती थी, पड़ौती होती थी, दोनों पे अच्छी खेती होती थी। तो इन दोनों इलाके में क्या किया जाता था, क्या ना बेसिकली बाँट लिया जाता था। इसको अच्छी, मध्यम, खराब, मान लो कोई खेती वगैरह कर रहा है, बढ़िया तरह की खेती हो रही है ना? तो उसको अच्छी में रख दिया जाता था। अगर कोई मीडियम टाइप का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको मध्यम में, और खराब होती थी खराब में रख दिया जाता था। और एक्चुअल में ना फिर एंड में सबको मिला के उस पे 1/3 टैक्स लिया जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर के टाइम में कितने परसेंट टैक्स था? 1/3% टैक्स था। 1/3% नहीं, 1/3 का मतलब होता है 33%। ठीक है? तो ये बात याद रखना। तो क्या-क्या था? क्या-क्या तरीका था? पहले तो अंदाज़े से ले लो 1/3, ये पहला तरीका था। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था बटई, जिसे हम भालोबी, भावली भी कहते हैं। मैं बटाई याद रखना, बटाई। इसके अंदर क्या होता था? पहले फसल को एक तरह से काट लेते थे, ठीक है? और फिर मतलब काट के एक तरह से उस ऑफिसर को आ जाता था, अमील गुज़ार को आ जाता था। फिर अमील गुज़ार क्या करता था? अपनी समझदारी से उसको सबके सामने बाँटता था। ठीक है? और उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा निदेशक है यानी हमारा अमील गुज़ार, उसका थोड़ा इंटेलिजेंट होना थोड़ा ज़रूरी है, नहीं तो फिर दिक्कतें हो सकती है ना, लड़ाई वगैरह भी हो सकती है और थोड़ी धोखाधड़ी भी हो सकती है, तो इस वजह से। तीसरा तरीका था कि बेसिकली जब खेती करो ना, तो पहले ही आप क्या कर लो कि खेतों को बाँट दो। मान लो 1/3 है, मान लो खेत है, तो खेत को पहले ही 3 हिस्सों में बाँट दो बीज बोने के बाद कि भाई ये वाला हिस्सा है ना, हम जो भी आएगा उसको दे देंगे। कौन? जो भी ऑफिसर आएगा, अमील गुज़ार आएगा, उसको दे देंगे। ये था तीसरा तरीका। चौथा तरीका क्या था? तो चौथा तरीका था कि कृषि करी, एकदम से एक हीप बना दिया। हीप क्या? हीप का मतलब क्या होता है कि एकदम से ढेर बना दिया पूरे के पूरी खेती का। अब जो है वो एक तरह से जो भी ऑफिसर आता था उसको अपने घर ले जाता था, और बाकी लोग भी मतलब जो किसान होता था वो उसको उठा के अपने घर ले जाता था, जो पोर्शन उसका होता था, बाकी छोड़ देता था, अमीर गुजार लेता था उसको। ठीक है? तो ये होता था। पहला सिस्टम क्या था कि अंदाज़े से, जिसको हम कर्णकृत बोलते थे। कर्ण का मतलब ही होता है अनाज, और कृत का मतलब होता है अंदाज़ा, मतलब कर्णकृत यानी अंदाज़े से लेता था। दूसरा तरीका था क्या कि भाउली, भाउली का मतलब होता है कि जहाँ पर एकदम से पहले फसल काट ली जाती थी, जमा कर ली जाती थी, उसके बाद सबके सामने हिस्सा दिया जाता था। तीसरा होता है हमारा, जिसमें क्या होता था, खेत को बाँट लिया जाता था। चौथा होता था ढेर बना दिया जाता था, जिसमें जो भी हिस्सेदार है, ठीक है, वो अपना-अपना हिस्सा लेके घर चले जाते थे, जो भी पक्षधार है। ठीक है? अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, चांदी का बहाव। बड़ा इजी टॉपिक है, सिंपल है, मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। बेसिकली मुगल साम्राज्य है ना, जितने भी आपको पता है कि उस समय जो भी हमारे ताकतवर 16वीं शताब्दी में पूरी दुनिया के अंदर जो भी ताकतवर साम्राज्य थे, जैसे मिंग हो गया चाइना में, सफावी हो गया ईरान में, ऑटोमन हो गया तुर्की में, और मुगल एम्पायर हो गया भारत में। ये सारे के सारे देश ऐसे थे जो पावरफुल थे, और ज़्यादातर ये पूरी की पूरी नई दुनिया बन रही थी। नई दुनिया कैसे बन रही थी? क्योंकि एक व्यापार का शासन शुरू हो रहा था, व्यापार का सिस्टम शुरू हो रहा था। आपको पता है ना, चीन ने भी एक सिल्क रूट भी होता था, आपने सुना होगा, है ना? रेशम मार्ग सुना होगा, 10th क्लास में पढ़ा था हमने। ये जो सिल्क रूट होता है उससे क्या होता है, पूरी दुनिया के अंदर एक दूसरे से ट्रेड होता है। अब ट्रेड से है ना सबसे ज़्यादा फायदा एक तरह से भारत को भी हुआ था। कैसे हुआ था? भारत दूसरी दुनिया के दूसरे देशों के अंदर चीज़ें वगैरह भेजता था, जैसे अमेरिका वगैरह या यूरोप के देश हो गए, और उनके बदले उनको क्या मिलता था? चांदी मिलता था। ठीक है? और इस बात को पुख्ता किया है इटली के एक मुसाफिर ने, जिसका नाम था जोवानी जोवान्नी, जिसका नाम था जोवान्नी कारूरी। ठीक है जी, इनके नाम याद रखना, नाम में थोड़ा एमसीक्यू आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए एमसीक्यू में नाम याद रखना। क्या नाम है इटली का मुसाफिर? जो वैसे मैं आपको बता दूं एमसीक्यू में तो आप मार्क कर लोगे, तो जोवान्नी कारूरी। ठीक है जी, ये नाम था इसका, तो वही बता रखा है। और मैं आपको बता दूं क्या ना, भारत के अंदर पता है दिक्कत ये थी कि चांदी का इतना प्राकृतिक संसाधन नहीं था। बट ऑब्वियस सी बात है, बाहर दूसरे देशों से जो चांदी वगैरह आ रही थी उससे तो हमारा फ़ायदा ही हो रहा था, और सिक्के का भी एक तरह से बहुत बड़े चांदी के सिक्के का भी बहुत बड़े लेवल पे यूज़ करना शुरू कर दिया, और उससे मुगलों को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि अब लोग भी नकद में देते थे, है ना? हमने देखा था ना, वो हमारा जो अमील गुज़ार था उससे यही बोला जाता था नकद में। तो जैसे ही ये व्यापार का सिस्टम वगैरह शुरू हुआ तो लोगों के पास भी पैसे आने लग गए, तो पैसे ही दिए जाते थे हमारे मुगल साम्राज्य को, तो इससे फ़ायदा हुआ था। ठीक है? सजीव चित्र, और इसने भी ये हमारे मुसाफिर जो थे जोआन्नी कारेरी, इसने भी ये बात सुनिश्चित करी कि हाँ जी, भारत के अंदर तमाम दुनिया का जो है वो चांदी जो है वो भारत आकर पहुँचता है। इस व्यापार से सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत को ही हो रहा था। ठीक है? चलो, ये बात फिर वो भारत में चांदी कैसे पहुँचा, ये पूरी बात बता रखी है कि अगर हम बात करें अमेरिका की, या मैं बात करूँ यूरोप की,
या मैं बात करूँ तुर्की की, या मैं बात करूँ फ़ारस की, है ना? ये फ़ारस की, अरबियों की, ये जो है वो भारत की जो वस्तु है उनके बिना रह ही नहीं सकते थे, है ना? तो ना ही फ़ारस रह सकते थे, ना ही अरबी, ना ही तुर्की लोग, कोई नहीं रह सकते थे भारत की वस्तु के बिना। तो इसी वजह से क्या हुआ, ट्रेड वगैरह करना शुरू हुआ। और ट्रेड वगैरह से क्या होता था, चीज़ें वगैरह खरीदी जाती थी, नकद देकर भारत की चीज़ें खरीदी जाती थी और सारा चाँदी भारत में आया। क्लियर हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं अगर आप चाहो तो मैं ये वाला पढ़ देता हूँ, ठीक है? चलो अ, ये समझा दिया था। साथ ही भारत के निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चाँदी आई, है ना? और इस चाँदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खींचा गया, ओके? और भारत के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि चाँदी का प्राकृतिक संसाधन हमारे पास था नहीं। नतीजतन 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में भारत में धातु, खासकर चाँदी के रुपये की उपलब्धि जो थी, उसमें स्थिरता बनी रही। और इसके बाद इसके एक तरफ तो आर्थिक संचार वगैरह, सिक्के वगैरह की ढलाई, व ये क्या लिखा हुआ है, इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्के की ढुलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, मतलब सिक्के वगैरह आ गए और सिक्के वगैरह का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया। और दूसरा फ़ायदा ये भी हुआ कि मुगल को भी अब नकदी मिलने लग गई एज अ टैक्स की फॉर्म में, ठीक है? चलो जी, अब अपना लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है अबुल फजल की आईने अकबरी, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है ना इस चैप्टर के अंदर से, वो मैक्सिमम टाइम 90% टाइम वो इसी टॉपिक के अंदर से आता है, आईने अकबरी के बारे में बताओ, ठीक है? चलो जी, शुरू कर देते हैं कि आईने अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसका जिम्मा किसने उठाया था? अबुल फजल ने उठाया था। और अबू फजल को उठाने का मतलब, ये जिम्मा जो है वो किसने दिया था? अकबर ने दिया था। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि जो अकबर नाम, ये हमारा आईने अकबरी है, आईने अकबरी का जो परियोजना था, उसका जो जिम्मा था वो अबुल फजल को दिया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है? दूसरी बात है कि मैं आपको बता दूं कि ना, ये जो है आईने अकबरी 5 संशोधन के बाद 1598 के अंदर पूरा बन के रेडी हुआ था, ठीक है? कब? अकबर के 42वें साल बाद, यानी अकबर जब किंग बना था उसके 42वें साल बाद। मैं आपको बता दूं, अकबर किंग बना था 1556 में। वैसे ये बात मेरे को बताने की जरूरत नहीं थी, माइनस करके आप देख ही लेते, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? आइन इतिहास लेखन के एक ऐसे वृहद परियोजना का हिस्सा है जिसकी पहल अकबर ने की थी, ये तो पता ही है आपको। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया था। 2 जिल्दें जो है वो ऐतिहासिक दास्तान को पेश करती है, और तीसरी जिल्द जो है वो आईने अकबरी है। अब इसका मतलब सुनो, यानी जो हमारा आईने अकबरी है वो एक्चुअल में पार्ट है, तीसरा पार्ट है आईने अकबरी। किसका? अकबरनामा का। यानी जो हमारा अकबर था उसने अकबरनामा लिखने के लिए बोला था, किसको? हमारे अबुल फजल को। अबुल फजल ने क्या करा, 3 अलग अलग बुकें लिखी, ठीक है? पहली जो 2 थी वो तो सिर्फ इतिहास की जानकारी वगैरह प्रोवाइड वगैरह करती थी, ऐतिहासिक दास्तान वगैरह पेश करती थी। तीसरी जो थी उसका नाम था आईने अकबरी, ठीक है? जिसमें वो शाही नियम, कानून, टैक्सेशन, है ना, ये सारी की सारी चीजें वगैरह बताता था। अगर आपसे पूछे किन मसलों के बारे में विस्तार से जानकारी देता है आईने अकबरी, तो आपको क्या लिखना है कि दरबार के बारे में, प्रशासन के बारे में, सेना के संगठन के बारे में, ठीक है? राजस्व के बारे में कि राजस्व के क्या स्रोत थे, है ना? अकबर साम्राज्य के प्रांतों की भूगोल वगैरह कैसी थी, मतलब उस इलाके की भौगोलिक स्थिति कैसी थी, लोगों के सामाजिक, हमारे साहित्यिक और धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में बताता है। और साथ ही अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों के बारे में, यानी सूबों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा आईने अकबरी इन सूबों के बारे में पेचीदा और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी के साथ देता है। यानी आईने अकबरी में ये सारी जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सूचना, जो आंकड़े वगैरह है, जो भी सूचनाएं वगैरह, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे को समझ नहीं आएगा। मतलब बेसिकली कुछ कुछ होती है ना, इन्फॉर्मेशन, डेटा लिख दिया, पता नहीं समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं था, है ना? पुराना डेटा जब आज हमें मिलता है ना, तो हमें सोचना पड़ता है यार क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। बट आईने अकबरी को पढ़ के सब अच्छे से समझ आ रहा था, क्योंकि बहुत योजनाबद्ध तरीके से जो है वो आंकड़ों की सूची वगैरह बारीकी से बनाई गई थी, ठीक है? साथ ही आपको पता ही है कि इसको इकट्ठा करना भी एक बहुत ज़्यादा टफ काम था, ठीक है? और मैं आपको बता दूं कि आईने अकबरी को है ना कई बार क्रिटिसाइज करा जाता है, ऑल्दो हमने पहला टॉपिक भी देख लिया था कि आईने अकबरी जो है ना, वो हमें नजरिया देता है केंद्र का नजरिया। यानी बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि समाज के शीर्ष से देखी हुई समाज की तस्वीर प्रस्तुत करता है आईने अकबरी। ये भी इसका एक फीचर है। और ये इसकी एक, आप कह सकते हो कि कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ना आईने अकबरी में जो भी लिखा है ना, तो वो सिर्फ ऊपर के पर्सपेक्टिव से लिखा है। ग्राउंड रियलिटी अलग हो सकती है। क्या पता आईनी अकबरी में किसानों के बारे में अभी हमने पढ़ा, कुछ अच्छी चीज भी लिखी है ना, कि किसानों के लिए इतना करा जाता था, इतना करा जाता था। क्या पता ऐसा सीन बिल्कुल उल्टा हो। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सिर्फ ऊपर की जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? अब आ जाते हैं मेन चीज पे। देखो,
अभी मैंने क्या बताया, अकबरनामा 3 पार्टों में बटा हुआ था। तीसरा पार्ट जो था उसका नाम था आईन अकबरी। अब आईन अकबरी भी 5 अलग-अलग दफ्तर में यानी 5 अलग-अलग पार्ट में बटा हुआ था। ठीक है? लास्ट के जो 2 पार्ट थे उनके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, पहले फर्स्ट 3 पार्ट पे बात करते हैं। पहला जो दफ्तर था उसका नाम था मंजिल आबादी। मंजिल आबादी में क्या इन्फॉर्मेशन लिखी थी? राजशाही के बारे में, है ना? हमारे अकबर की फैमिली के बारे में और उनके जो भी संबंध थे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह, ताल्लुक वगैरह रखती थी, है ना? रख-रखाव से और परिवार वगैरह इन सारे के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। दूसरी जो है वो सिपह आबादी, वो इन्फॉर्मेशन देती है किन लोगों के बारे में? जो लोग हमारे सैनिक हो गए, हमारे जो नागरिक प्रशासन में हो गए, नौकरशाही की व्यवस्था हो गई, हमारे शाही अफसर वगैरह यानी मनसबदार हो गए, विद्वान हो गए, कवि हो गए, कलाकार हो गए, उनकी जीवनी के बारे में बताता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि अकबर के आपको पता है 9 रत्न थे, अगर नहीं पता तो याद रख लेना, क्योंकि ये चीज़ अगर आप आगे भी पढ़ते हो या सीयूटी का एग्जाम देते हो या कुछ भी आगे करते हो तो ये चीज़ पूछी जा सकती है। अकबर के 9 रत्न थे, नवरत्न कहा जाता है। उसमें से जैसे मान लेते हैं हम बीरबल ले लेते हैं, है ना? तो बीरबल के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर मेरे को चाहिए होगी, जो कि मेरे को पता है कि हाँ यार ये इन्फॉर्मेशन तो पक्का लिखी होगी हमारे उसमें अबू फजल ने आईन अकबरी में, तो ये इन्फॉर्मेशन में मैं क्या सारा पढ़ूंगा आईन अकबरी? नहीं, मेरे को क्या करना है, आईन अकबरी का जो सिपह आबादी है ना वो उठाना पड़ेगा, उसके अंदर मेरे को मिल जाएगा अकबर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए होगी, ऐसा। ठीक है? तीसरा जो था वो मुल्क आबादी था, और यही मेन चीज़ है जो हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टैक्स के बारे में, है ना? सरकारों के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, है ना? और कितना जमा जमा तो जानते हो ना, कितना टैक्स वगैरह लिया जाता था, कितना टैक्स आकलन, कितना टैक्स का होता था, निर्धारण कितना टैक्स किया जाता था, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हमें कौन देता है? मुल्क आबादी। यस और नो? मंजिल आबादी फैमिली, सिपह आबादी पूरा नौकरशाही, मुल्क आबादी जो है वो पूरा का पूरा समाज और प्रांतों के वित्तीय पहलू और राजस्व की दरों, आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। मतलब ये बेसिकली पूरे एरिया के बारे में बताता है। ठीक है? बहुत ही तसल्ली से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी गई है, ये बता रखा है। ओके, ये क्लियर हो गया? ओके, अब सुनना मेरी बात, अब यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन आएगी आपको। देखो, और जो अच्छा ये लास्ट के 2 पार्ट नहीं बताए क्या मैंने? 5 तो हो गई ना, वो उसके बाद में 2 और 3 के बारे में देख लेते हैं एक बार। लास्ट के जो 2 जिल्द थे उनके बारे में भी जानकारी आई होप लिखी हुई हो इसके अंदर। संघ दफ्तर है और आबादी वगैरह पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा जो हो गया वो बयान वगैरह देता है जिसमें से सूबे वगैरह की 3 की दे रखी है जानकारी, और अलग अलग इकाई के बारे में बता रखा है। ठीक है? और बाकी देखो, चौथा और पांचवा जो दफ्तर था ना उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो जो है वो मजहबी, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बताती है। ठीक है? अभी मैंने बोला ना 5 है, 5 तो वो पूरी की पूरी हो गई, 3 तो हो गई ऊपर वाली, कौन सी? मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी। उसके बाद जो 2 है ना वो हमें धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में और इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में बताता है। और अकबर के जो शुभ वचन हैं जो उन्होंने धर्म के बारे में दिए थे उनके बारे में भी जानकारी देता है। मैं हंस क्यों गया बीच में, क्योंकि अकबर ने अपना भी एक धर्म शुरू किया था, ऑल दो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा धर्म उसने शुरू करा था। ठीक है? और वैसे मैं बता दूं उस धर्म को सबसे पहले अपनाने वाला जो था वो बीरबल ही था। ठीक है? चलो, अब ये तो क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इस वाले टॉपिक, यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है बट इतना टेंशन नहीं लेना। सुनना मेरी बात, सुनना। यानी ऊपर की जो 3 बुकें हैं वो तो हमें समझ आ गई। अब है ना इसके अलावा भी यानी सूबों की इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी है ना, पता है 8 अलग अलग कॉलम बनाए गए थे। 8 अलग अलग कॉलम बनाए गए थे, बट ये लिखना, सूबों की जानकारी देने के अलावा भी सूचनाएं वगैरह प्रोवाइड करी गई थी तालिकाबद्ध तरीके से, और 8 तालिकाएं बनाई गई थी, 8 कॉलम बनाए गए थे, 1 2 3 4 ऐसे करके 8 कॉलम बनाए गए थे। पहले के अंदर जो थे वो महल के बारे में, महल बेसिकली सूबे से नीचे की इकाई होती है। ठीक है? किलों के बारे में कि इलाके के अंदर कितने किले हैं, अराजी का मतलब होता है खेती लायक ज़मीन, है ना? ये वैसे मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। आप ये भी लिख सकते हो कि सूबों की इन्फॉर्मेशन देने के अलावा भी जो है वो सूबे के नीचे की जो इकाइयाँ होती थी उनके बारे में भी जानकारी जो है योजनाबद्ध तरीके से दी गई है। 8 तालिका में उसको 8 खानों में जो है वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहले में महल के बारे में, ठीक है? दूसरे में किले के बारे में, तीसरे में जो है वो तीसरे कॉलम के अंदर खेती के बारे में, है ना? और मापे गए जो भी इलाके थे। चौथे में कितना टैक्स वगैरह निर्धारित किया गया था। और पांचवा जो था उसके अंदर जो दान में दिया गया राजस्व था ना उसके बारे में लिखा गया है। और छठे के अंदर जमींदार के बारे में लिखा गया। और सातवें और आठवें में जमींदार की जाति और जमींदार के जो भी घुड़सवार जो भी थे, पैदल सिपाही और इन सारे के सारे, हाथी के कितने थे फौज में, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना? अब देखो देखो देखो, ध्यान से सुनना। एक्चुअल में हाथी सेना में कितने थे अकबर की, वो तो हमें मिलता है सिपह आबादी में।
है ना? और उस वो बट एक्चुअल में जो ज़मींदार थी, उनकी जाति क्या थी और उनके घोड़सवार कितने थे, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ तालिकाओं में मिलती है। ठीक है जी? आई होप ये कोई भी दिक्कत ना आई हो इसमें, ठीक है? अब ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है? ये वाला बॉक्स है जी, मैं बता दूँ आपको, पूरा इर्रेलेवेंट है, ठीक है? बट फिर भी मैं समझाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बट ये सुन लो पहले तो इसके अंदर क्या बता रखा है। इसके अंदर बेसिकली उन अंशों के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें अबू फ़ज़ल है ना, ये आईन अकबरी का ही एक पैराग्राफ है ये। और आईन इसमें है ना अबू फ़ज़ल ये बताता है कि मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी कलेक्ट करी है ना, वो कहाँ-कहाँ से करी है। अब ये बात तो आपको पता है, कैसे कैसे करी है उसने? अपने मुलाज़िम वगैरह से करी है, शाही जो हमारे सदस्य हैं, उनके साथ भी जवाब तलब करके जो है वो इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करी है, ठीक है? जो भी अभियान वगैरह होते थे, उनसे भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है। मतलब ये बता रखा है कुछ नहीं, सारे अलग-अलग लोगों से इसने इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करी है और उसको वेरीफ़ाई भी करवाया है। ये है बस इसके अंदर पूरे के पूरे पैराग्राफ में। और एंड में आप देखो टॉपिक का नाम है खुशकिस्मती के गुलाब बाग की सिंचाई। यहाँ पर ये ना गुलाब बाग उसने आईने अकबरी को कहा है, यानी इस गुलाब को सींचने के लिए जो पानी है ना, यानी इस गुलाब को सींचने के लिए जो एक तरह से इस आईने अकबरी को बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, वो मैंने कहाँ से कलेक्ट करी उसके बारे में पैराग्राफ है। वही कि मुलाजिम वगैरह से, शाही लोगों से, अगर कहीं पर अटैक हो जाता था तो बाहर के लोगों से, उन सबसे इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करके रिपोर्ट वगैरह जो उसके पास आती थी, फिर उसको वेरीफाई करवाता था, फिर डालता था अफसरों से, मंत्रियों से, है ना? ये देखो क्या लिखा है, अफसर से हो गए, ऊंचे अफसर मंत्री वगैरह को भेजा जाता था, है ना? जवाब तलब करे जाते थे कि भाई जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही भी है नहीं, फिर डाला जाता था एंड में। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? चलो अब आगे आ जाते हैं, ये पढ़ते। अच्छा ये बता रखा है, पहले तो ये बता देता हूँ मैं बॉक्स ये वाला भी, कि मैं आपको बता दूं आईने अकबरी को अनुवाद भी किया गया है, ठीक है? बेसिकली बता रखा है कि सबसे पहले ना हेनरी एक ब्लैक मैन थे, वो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो है वो इंग्लिश में अनुवाद किया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था इसको। पहले पार्ट को जो है वो हमारे ब्लैक मैन ने ही करा था, पूरा नाम था इनका हेनरी ब्लैकमैन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उन्होंने ट्रांसलेट किया था 1873 में। उसके बाद जो बाकी 2 खंड थे उसको एच एस जेरेट ने किया था। पहले सेकंड वाले को किया था कब, कलकत्ता में 1891 में, और फिर उसके बाद 1894 में किया था, ठीक है? तो तीनों का ट्रांसलेशन वगैरह हुआ था, ठीक है? अब आ जाते हैं इस पांडुलिपि के अब इस पांडुलिपि में ना, अभी हमने देखा कि ये जो हमारी पांडुलिपि है, यानी ये जो हमारी अबू फजल की जो आईने अकबरी है, उसके अंदर 5 बार संशोधन हुए थे। इसका मतलब है अबू फजल ने बहुत ज़्यादा सावधानी से चीज़ें वगैरह को, बहुत सावधानी बरती थी। अब देखो, एक होता है बुक बना के छोड़ दिया कि ठीक है भाई, लिख दिया, बोल दिया अकबर को, हाँ जी लिख दिया। बट 5 बार खुद संशोधन करना, 42 साल लगाना, इसका मतलब है उसने बहुत छोटी-छोटी चीज़ों की भी आप कह सकते हो कि ध्यान रखा होगा। बट फिर भी ऑब्वियस सी बात है, पर्सन था, गलती तो हो ही जाती है। तो उसने क्या गलती करी थी? पहली गलती, मैंने आपको बोला था ना गलती और सीमा में क्या डिफरेंस है, बताऊंगा मैं आपको। पहले गलती की बात कर लेते हैं। गलती उसने ये कर दी थी, बहुत बार है ना हमें थोड़ा अंक गणित जो है वो उसकी छोटी मोटी चूक मिली है, यानी 1 2 फिर 3 फिर 4, फिर एकदम से 5 छोड़ दिया, 6 आ गया, 7, फिर नेक्स्ट टाइम सही कर दी। तो ये थोड़ी छोटी मोटी गलती मिलती है, ये तो पहली हो गई। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना, वो है जी सीमाएं, ठीक है? अच्छा एक सीमा तो हमने पहले ही ऊपर देख ली कि अकबर, ये जो हमारा अबू फजल थी, उसकी जो आईने अकबरी थी, उसकी एक जो सीमा थी वो ये थी कि वो ऊंचे गलियारे से ही जो देखा गया समाज का एक पॉइंट ऑफ व्यू था ना, समाज को कैसे ऊंचे गलियारे के लोग देखते थे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बताता, ये एक सीमा थी, ग्राउंड रियलिटी नहीं बताता, ठीक है? और इसकी दूसरी सीमा क्या है कि आईने अकबरी की दूसरी सीमा है सांख्यात्मक आंकड़ों में विषमता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, एग्जाम्पल से इसमें दे रखा है क्या ना, जो है वो हमें हमें एक तरह से आंकड़ों की, हर सभी सूबों की आंकड़े की जो है वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता वो। जैसे कई सूबों में ना जमींदार की जाति के बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया है, जाति के बारे में बता रखा है कुछ इलाकों के बारे में, कुछ इलाकों में। बट बंगाल और उड़ीसा के जो हमारे जमींदार थे, उनकी जाति के बारे में तो ऐसी इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी, तो यानी विषमता मिलती है ना आपको। साथ ही में एक और बता रखा है, जैसे एक सूबा होता है, सूबे के अंदर जो राजकीय आंकड़े है ना, कि टैक्स कितना है ना, कितना जमा है ना, जो हमारा वो जो आमिल जो गुजार था वो कितना टैक्स कलेक्ट कर रहा है, कितना फिक्स कर रहा है, ये तो लिखी गई इन्फॉर्मेशन। बट ये नहीं लिखा गया कि उस इलाके के अंदर कीमतें क्या थी, है ना, अलग अलग फसल की मजदूरी कितनी दी जाती थी, इस पे इतना वो नहीं दे रखी इन्फॉर्मेशन। और अगर दे भी रखी है ना, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअल में आगरा के आसपास की जो राजधानी, आगरा जो राजधानी है ना, आपको पता है आगरा जो थी वो हमारे अकबर की राजधानी थी। तो आगरा जो है उसके आसपास के इलाकों से ये कीमतें वगैरह, मजदूरी की कीमत, मजदूरी और कीमतें वगैरह जो है वो लिखी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पूरे पूरे के पूरे जो है वो भारत को तो नहीं दर्शाती थी, पूरे भारत के अंदर तो सेम डेटा नहीं होगा, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है? ये है। बट एंड में आपको क्या लिखना है,
फिर भी इन सभी सीमाओं के बावजूद भी आज तक आईन अकबरी असामान्य अनोखा दस्तावेज है। बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इससे देखो पता है इसको एक बढ़िया क्यों माना जाता है, इसका रीज़न ये भी है कि इससे पहले के जो इतिहासकार थे ना, उनका जो मेन फोकस था, यानी पहले के इतिहासकार का जो मेन फोकस होता था वो राजनीति पे होता था, वो जंग पे होता था, फतेह पे होता था, सियासी जो रंजिशें होती थी या साजिशें होती थी उन पे होता था, वंश उथल पुथल पे होता था कि भाई लड़ाई हो गई लिख दो, इन पे होता था। बट ये एक ऐसा बंदा था जिसने भारत के लोग और मुल्क साम्राज्य के बारे में विस्तृत सूचनाएं वगैरह दी है। ऑल दो जैसे मैंने बताया कुछ वो मानते हैं कि जी ऊपर के गलियारे की इन्फॉर्मेशन, बट एक्चुअल में दी है, कोशिश करी है उसने। यस और नो? तो ये इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करता है आईने अकबरी, और साथ में सवाल जवाब, वो ये पूरा कृषि के रिलेटेड सवाल है उनका भी जवाब वगैरह देता है। और एंड में यही लिखा हुआ है कि जो आईने अकबरी है ना, वो हमें क्या करता है कि आज भी बहुत सारे जो हमारे इतिहासकार हैं, अगर उन्हें 15वीं और 16वीं शताब्दी के बारे में अगर जानना होता है ना, तो इतिहासकार समकालीन भारत के सामाजिक ताने बाने के इतिहास को पुनः रचने के लिए इसी ग्रंथ का यूज़ करते हैं। किस ग्रंथ का यूज़ करते हैं? आईने अकबरी का यूज़ करते हैं। ठीक है ना? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। एक छोटी सी चीज़ है, एमसीक्यू के लिए ये भी कर लेना कि यार कौन कब आया था। ठीक है, एक बात तो आपको पता चल गई होगी, जो हाँ हमारा हुमायूं, ओ सॉरी अकबर, अकबर जो है वो अभी मैंने बता ही दिया 1556 में, 1604 में उसकी डेथ हो गई थी, और 1605 में जो है इसकी डेथ हो गई थी, 1604 के अंदर जो हमारा अबू फजल था उसकी डेथ हो चुकी थी। और ऑब्वियस सी बात है उससे पहले, यानी 1556 में किंग बनने से पहले उसका बाप कौन था? हुमायूं। हुमायूं की डेथ लाइब्रेरी में गिरने से हो गई थी। ठीक है, तो ये 1556 में उनकी डेथ हुई थी। एक तो मेरे को हंसी बहुत आती है यार, गलत टाइम पे है ना, किसी की डेथ की बात कर रहा हूँ मैं, बट नहीं करनी चाहिए ऐसे। बट हाँ 1556 में उनकी डेथ हो गई थी, फिर अकबर आए थे पावर में, है ना। उसके बाद फिर 1605 में जब उनकी डेथ हो जाती है, फिर जहांगीर आता है, फिर शाहजहाँ आता है, फिर औरंगज़ेब आता है ना। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो, तो ये एक बार ये देख लेना, इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी ये जो नीचे वाला है ना, ये तो हम नादिर शाह और ये पूरी की पूरी चीज़ें तो आगे हम देखेंगे। ठीक है, आई होप ये पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया, पूरा चैप्टर क्लियर हो गया हो। ठीक है, बाकी ये जो पीडीएफ है वो आपको या तो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, चेक कर लेना। अगर वेबसाइट पे ना हो तो टेलीग्राम में मेन पॉइंट स्टडी 12th आर्ट्स हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड हो जाएंगे, चेक कर लेना। मेन पॉइंट स्टडी चैप्टर का नाम लिख के मेन पॉइंट स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेन पॉइंट स्टडी लिख देना। बाकी हमारे कुछ डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, जैसे कि मेन पॉइंट टेक हो गया, मेन पॉइंट स्टडी हो गया, मेन पॉइंट गेमिंग हो गया, भरत खोरवाल हो गया। इस पे आ जाना, क्योंकि यहाँ पर मैं हो सकता है आपकी लाइव क्लासेस वगैरह लूँ, एमसीक्यू वगैरह अपलोड करूँ, सारी की सारी चीज़ें। बाकी मेन पॉइंट टेक है, इस पर मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगे तो आप देख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप अगर अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करना, और अगर मान लो आप अच्छा नहीं लगता या आपको कोई दिक्कत लगती है, आपको लगता है कि सर आप और इम्प्रूव कर सकते हो इस चीज़ में, ये देखो ये करो आप, तो वो भी मेरे को बता सकते हो भाई, मैं ऑलवेज ओपन हूँ। ठीक है, ज़ीरो सब्सक्राइबर थे एक टाइम पर, आज 3 लाख होने वाले हैं। आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और वो आप सबके सपोर्ट की वजह से ही है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ लगी हो आपको कि सर ये चीज़ है जो आप करते हो ये करना चाहिए, तो मेरे को बता सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मैं भी नहीं छोड़ता कभी। ठीक है, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय। ठीक है।